हेलो एवरीवन, मैं गुंजन ड्यू की तरफ से आज हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई सैम्पल पेपर का कंप्लीट सेट। ठीक है, तो अभी तक हमने कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट सेट। ठीक है, तो देखो सबसे पहला आपका जो सेक्शन आता है वो कौन है? दैट इज अ सेक्शन ए। ठीक है, सेक्शन ए के अंदर आपको पता है कि हमें एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। ठीक है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? प्रत्यूष टुक सल्फर पाउडर ऑन द स्पैचुला एंड हीट इट। ठीक है, तो जो प्रत्यूष है उसने क्या करा है? सल्फर पाउडर को हीट करा है स्पैचुला पर। हमें पता है स्पैचुला एक स्पून लाइक होता है ना। एक स्पून में उसने स्पून में उसने क्या लिया? सल्फर पाउडर लिया और देन उसको हीट कर रहा है वो। ठीक है, फिर क्या हो रहा है? ही कलेक्टेड द गैस इवॉल्व बाय इन्वर्टिंग द टेस्ट ट्यूब। तो जो भी वहां पे गैस इवॉल्व हो रही है उसको उसने किस में कलेक्ट कर लिया? इन्वर्टेड गैस, इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब के अंदर वो उसने कलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो जब सल्फर को हीट करा तो कौन सी गैस इवॉल्व होगी यहाँ पर? तो हमें पता है यहाँ पे कौन है हमारा? ये सल्फर है। ठीक है, सल्फर यानी कि एस, उसको अगर हीट किया जाएगा तो हीट अगर हम करते हैं तो एयर की प्रेजेंस में हम उसको हीट करते हैं। तो यहाँ पे कौन सी गैस निकलती हुई नजर आएगी? SO2 की गैस हमें निकलती हुई नजर आएगी। ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस विल बी इवॉल्व एंड कलेक्टेड इन द इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब। ठीक है, तो ऑप्शन विल बी ए। डन ये। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? कार्बन कैन यूज 4 हाइड्रोजन एटम्स टू फॉर्म द मीथेन। है ना, कार्बन जो है वो 4 हाइड्रोजन एटम्स का इस्तेमाल करता है मीथेन को बनाने के लिए। ठीक है, हमें पता है कुछ मीथेन ऐसा होता है। तो कार्बन को अगर मीथेन बनाना है तो 4 हाइड्रोजन का इस्तेमाल करता है। क्यों? क्योंकि कार्बन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 4 होते हैं। ठीक है, उसको 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए कार्बन जो होता है वो 4 हाइड्रोजन का इस्तेमाल करता है टू फॉर्म द मीथेन। बिकॉज उसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। और उसको ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स और कहाँ से लेता है? वो हाइड्रोजन से लेता है। ठीक है, तो वैलेंसी ऑफ अ कार्बन इज अ 4, ये भी रीजन है, और वैलेंसी ऑफ अ हाइड्रोजन इज अ 1, ये भी रीजन है। तो बहुत ए एंड बी। ठीक है, तो बोथ ए एंड बी विल बी द आंसर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया हैज अ, अमोनिया के मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है? हमें पता है अमोनिया इज व्हाट? दैट इज NH3। अमोनिया हमारा कौन है? NH3 है, तो नाइट्रोजन हो गया, और यहाँ पे कौन हो गए? 3 हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, नाइट्रोजन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 5 होते हैं। है ना, क्योंकि एटॉमिक नंबर अगर 7 है तो 2 5 करके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 5 हो गए। तो एक एक डॉट अभी हम यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, और जो 2 डॉट है वो यहाँ पे चले गए। और हाइड्रोजन के तो कितने होते हैं? एक एक ही होता है। तो हर एक एटम को कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए होते हैं? 8 चाहिए होते हैं। तो 5 तो इसके पास है ही, नाइट्रोजन के पास 3 और साथ में से ले लेगा। ठीक है, और हाइड्रोजन को तो एक एक ही चाहिए होता है। तो अगर हम इसकी शेयरिंग पे ध्यान दें तो शेयरिंग के अंदर ओवरलैपिंग वाले उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। और 2 इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो अमोनिया के अंदर कितने बॉन्ड होते हैं? सिंगल बॉन्ड होते हैं। तो आंसर क्या है? ओनली सिंगल बॉन्ड्स। यानी यहाँ तक कि ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विद द रेफरेंस ऑफ अ 4 गिवन ऑक्साइड्स विच वन ऑफ द ऑप्शन विल बी द करेक्ट। ठीक है, तो हमें इसने 4 ऑक्साइड्स दे रखे थे। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर, और हमारा ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये इसने हमें क्या दे रखे हैं? ये ऑक्साइड्स दे रखे हैं। तो आपको ये ऑक्साइड्स याद रखने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट वाला ये फर्स्ट वाला एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो कैसा ऑक्साइड होता है? आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। और हमें पता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन होते हैं? विच एक्ट एज बोथ, जो एसिड और बेस दोनों की तरह काम करते हैं। ठीक है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ये। दिस इज अ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? Al2O3 होता है। और ये जो आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो कैसा ऑक्साइड है? दैट इज द एम्फोटेरिक। वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। और एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन सा होता है? विच एक्ट एज बोथ, जो दोनों की तरह काम करता है, एसिडिक भी और बेसिक भी। ठीक है, ये दोनों की तरह बिहेव करेगा, एसिड की तरह भी और बेस की तरह। ठीक है, इसके बाद जो आपका सल्फर डाइऑक्साइड है वो कैसा होता है? एसिडिक ऑक्साइड होता है। और एसिडिक ऑक्साइड क्यों होता है? बिकॉज हाँ, यहाँ पर जो हमारी सल्फर है वो कौन है? नॉन मेटल है। और हमें पता है जिसके अंदर भी नॉन मेटल आ रहा होता है वो हमारे कौन होते हैं? एसिडिक होते हैं। और जिसमें मेटल आ रहा होता है वो हमारे बेसिक होते हैं। ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड कैसा ऑक्साइड है आपका? एसिडिक ऑक्साइड है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड होता है, CO2 होता है, तो भी वो क्या होता है? आपका एसिडिक ऑक्साइड होता है, क्योंकि उसमें कौन आ रहा है? नॉन मेटल आ रहा है। ठीक है, इसके बाद वाटर तो हमारा न्यूट्रल ऑक्साइड है। इट इज अ न्यूट्रल ऑक्साइड। ठीक है, तो ये ऑक्साइड्स आपको याद रखने हैं। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, बिकॉज इट एक्ट एज अ बोथ एसिड एज वेल एज अ बेस। SO2 आपका एसिडिक ऑक्साइड है, क्योंकि इसमें सल्फर कौन है? आपका नॉन मेटल है। और जिसमें भी नॉन मेटल आ रहा होता है ऑक्साइड्स के अंदर, वो आपका कौन होता है? एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं। और वाटर जो हमारा न्यूट्रल ऑक्साइड है वो सॉल्ट की तरह एक्ट करता है, ना ही ये एसिड है ना ही ये बेस है। याद नहीं आता कि ठीक है। और जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो आपका कौन है? बेसिक ऑक्साइड है। कौन आ गया? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड कैसा है? बेसिक ऑक्साइड है ये। और ये बेसिक ऑक्साइड क्यों है? क्योंकि इसमें कैल्शियम कौन है? आपका मेटल है ना। कैल्शियम कौन है? मेटल है। और मेटल अगर आ रहा होगा तो वो कौन सा ऑक्साइड होगा? बेसिक ऑक्साइड होगा। डन नहीं आता है कि ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड है।
सल्फर डाइऑक्साइड आपका एसिडिक ऑक्साइड है क्योंकि इसमें सल्फर नॉन मेटल है। और कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो आपका कैसा है, बेसिक ऑक्साइड है क्योंकि कैल्शियम यहाँ पे आपका मेटल है। और जो वाटर है वो तो न्यूट्रल ऑक्साइड है। डन यहाँ तक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या आ जाता है, गोल्ड इज यूज फॉर मेकिंग द ज्वेलरीज। गोल्ड का हम इस्तेमाल करते हैं ज्वेलरीज को बनाने के लिए, तो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द गोल्ड दैट इज मेक इट सूटेबल मेटल फॉर मेकिंग द ज्वेलरी, है ना। हमें पता है गोल्ड का हम इस्तेमाल करते हैं ज्वेलरीज को बनाने के लिए। तो गोल्ड कैसी, वो कौन सी प्रॉपर्टी जिसके वजह से हम ज्वेलरीज बनाते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी उन्होंने क्या दे रखी है, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी हमें पता है क्या होता है, एक थिन वायर में कन्वर्ट होना ऑन स्ट्रेचिंग, है ना। और वो थिन वायर में कन्वर्ट हो जाता है तभी तो हम ज्वेलरीज बना पाते हैं। मेलिबिलिटी क्या होता है, किस में कन्वर्ट हो जाना, थिन शीट में कन्वर्ट हो जाना, पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट हो जाता है ऑन हैमरिंग, इसके वजह से भी हम ज्वेलरी बना पाते हैं। लस्ट्रस मतलब क्या होता है कि वो शाइनी होता है, इसलिए भी हम ज्वेलरीज बनाते हैं। तो ऑप्शन क्या जाएगा, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। इन तीनों प्रॉपर्टीज की वजह से हम गोल्ड का इस्तेमाल करते हैं क्या करने के लिए, ज्वेलरीज को बनाने के लिए। यानी यहाँ तक है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अ डैश सिल्वर आर्टिकल बिकम ब्लैक। क्या चीज बनने की वजह से सिल्वर आर्टिकल्स जो होते हैं वो हमारे ब्लैक हो जाते हैं, ये भी पेपर में क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। तो जो हमारे सिल्वर होते हैं, जो हमारा सिल्वर होता है वो हमें पता है वो ग्रेश से कलर का होता है। और वो कुछ टाइम बाद क्या हो जाता है, वो ब्लैक हो जाता है। तो ब्लैक वो क्यों हो जाता है, बिकॉज ऑफ द सल्फाइड। क्योंकि क्या बन जाता है, वो सिल्वर सल्फाइड बन जाता है, एजीएस बन जाता है। एजीएस बनने की वजह से इट इज गेट ब्लैक, ठीक है। तो आंसर क्या है, सिल्वर सल्फाइड, ठीक है। तो Ag2S, ठीक है। तो सल्फाइड की लेयर चढ़ जाती है जिसकी वजह से हमारा जो सिल्वर होता है वो ब्लैक हो जाता है। तो ऑप्शन क्या जाएगा, Ag2S। देन यहाँ तक है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इजी सा क्वेश्चन बहुत ही है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसमें से कौन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपको पता है कौन होता है, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल या फिर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, इजंट इट। जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होंगे वो आपके कौन होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखें, अगर हम फर्स्ट के अंदर तो सिंगल सिंगल है तो सैचुरेटेड है, सेकंड के अंदर डबल बॉन्ड आ गया तो ये हमारा कौन हो गया, अनसैचुरेटेड। तो ये अनसैचुरेटेड है, इसमें तो सिंगल सिंगल आ रहा है, ये भी सैचुरेटेड है। फोर्थ के अंदर डबल बॉन्ड आ गया तो ये भी कौन हमारा, अनसैचुरेटेड है। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन है, सेकंड और फोर्थ। ध्यान से हमने देख लिया कौन है, सेकंड और फोर्थ, ठीक है। तो ऑप्शन क्या जा रहा है, सेकंड और फोर्थ के लिए, यानी कि ऑप्शन सी जा रहा है। और हमें पता है एमसीक्यू को बहुत ध्यान से टिक लगाना है, आते हुए क्वेश्चन हमसे गलत नहीं करने हमें, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन है, सेकंड और फोर्थ। देन यहाँ तक है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये बड़ा सा क्वेश्चन उन्होंने हमें दे दिया। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द हार्ट। हार्ट के लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू जा रही है। तो सबसे पहला क्या बोला उन्होंने, लेफ्ट आर्टरियम रिसीव द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी while the right atrium receive the deoxygenated blood from the lungs, ठीक है। अब देखो, अब इन सब चीजों को देखने के लिए ना एक बार हमें पता फ्लो चार्ट हमारा क्या कहता है, ये हमारा ये हार्ट का फोर्थ चैम्बर हो गया, ये लेफ्ट आर्ट्रियम और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट आर्ट्रियम और ये हमारा कौन हो गया, राइट वेंट्रिकल। ऊपर कौन होता है, हमारा लंग्स होता है। और नीचे हमारे कौन होते हैं, बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं। बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं, हमें पता है यहाँ पे जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो लंग्स से किस में आता है, लेफ्ट आर्ट्रियम के अंदर आता है, लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, एंड देन ये बॉडी के सेल्स में चला जाता है। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो बॉडी के सेल से किस में जाता है, राइट आर्ट्रियम में। और फिर वो लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर वो किस में चला जाता है, हमारे लंग्स में चला जाता है। यही होता है ना। अब ध्यान से पढ़ते हैं इसने क्या बोला है, द लेफ्ट आर्ट्रियम, जो लेफ्ट आर्ट्रियम होता है वो रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। यहाँ पे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी से आता नहीं, यहाँ पे तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो कहाँ से आता है, वो तो लंग से आता है। तो ऑप्शन ये गलत जा रहा है, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। आगे क्या है, द लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो ऑक्सीजनेट ब्लड को पंप करता है हमारी बॉडी सेल्स को, ये स्टेटमेंट ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, वेल द राइट वेंट्रिकल पंप डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स। और जो हमारा कौन होता है, राइट वेंट्रिकल, जो राइट वेंट्रिकल होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है टू द लंग्स, सही जा रहा है ये, ठीक है। तो ये ऑप्शन ठीक है, सेकंड, ठीक है। और थर्ड भी एक बार चेक कर लेते हैं, लेफ्ट आर्ट्रियम ट्रांसफर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट आर्ट्रियम, ये रहा लेफ्ट आर्ट्रियम ट्रांसफर द ऑक्सीजन ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल। जो हमारा लेफ्ट आर्ट्रियम होता है वो राइट वेंट्रिकल को देता है, नहीं, ठीक है। राइट का लेफ्ट के साथ कोई लिंक नहीं होता, राइट का राइट के साथ होता है, लेफ्ट का लेफ्ट के साथ होता है ना। ये तो हमने साइड में एक फ्लो चार्ट बना लिए और उसके थ्रू में इजिली पता लग जाएगा। डायरेक्टली भी अगर हम टिक लगाना चाहे तो हम डायरेक्टली भी लगा सकते हैं, बस ध्यान से पढ़ना है। लेफ्ट और राइट के अंदर हमें कंफ्यूज नहीं हो जाना है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या जाएगा आपका, ओनली सेकंड, ओनली सेकंड विल बी द आंसर, यानी यहाँ तक, ठीक है। अब देखो आगे क्वेश्चन क्या है, प्लांट इज केप्ट इन द डार्क फॉर द 2 days। प्लांट को डार्क में रखा गया
2 दिन के लिए, a leaf from this plant is used in the experiment to investigate the effect of the two factors on the photosynthesis as shown in the figure. तो प्लांट को 2 दिन के लिए किस में रखा गया था? डार्क में रखा गया था, यानी कि बिना सनलाइट में रखा गया था। फिर वहां से क्या किया? लीफ को हटाया और देन उसका इस्तेमाल किया गया एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि अगर प्लांट को 2 दिन तक धूप नहीं मिली तो क्या इम्पैक्ट पड़ा, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन द लीफ ऑफ द प्लांट। ठीक है, तो व्हाट आर द कलर्स ऑफ द क्यूब एंड आर व्हेन द लीफ इज टेस्टेड फॉर द स्टार्च। ठीक है, एंड यूजिंग द आयोडीन सॉल्यूशन। तो हमारी लीफ का है, ये लीफ है ना, इस लीफ को रिमूव कर दिया था प्लांट से। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा रीजन है? एक तो क्यू है और यहाँ पे कौन है? आर है। ठीक है, तो क्या जाएगा? तो इस लीफ को जब इसमें रखा गया और देन इसमें जब आयोडीन का टेस्ट किया गया, ठीक है, आयोडीन का जब टेस्ट किया गया तो क्या पता लगा? तो आयोडीन का टेस्ट जब किया गया तो कौन सा कलर मिलेगा हमें? ब्राउन कलर मिलेगा, वी गेट द ब्राउन कलर। ठीक है, तो इससे क्या इंडिकेट करते हैं? यानी कि देयर इज नो स्टार्च इन द बोथ द रीजन। ठीक है, अगर स्टार्च अगर होता है तो हमें पता है वो कौन सा कलर देता है आपको? ब्लू ब्लैक कलर देता है ना, इजंट इट। ठीक है, अगर लीफ के अंदर अगर स्टार्च होता और हमने अगर उसमें आयोडीन डाला होता तो हमें कौन सा कलर देता? ब्लू या ब्लैक कलर देता। बट हमने प्लांट को किस में रखा था? डार्क में रखा था 2 दिन के लिए, जिसके वजह से प्लांट के अंदर जो स्टार्च था वो खत्म हो गया। ठीक है, फिर उस पत्ती को जब हमने हटा के उस पर आयोडीन टेस्ट करा, आयोडीन की ड्रॉप डाली तो क्या हुआ? उसने ब्राउन कलर दिया, और ब्राउन कलर हमें क्या इंडिकेट करवा रहा है? कि प्लांट के पत्तियों के अंदर क्या नहीं है? स्टार्च नहीं है। यानी आता कि ठीक है, तो प्लांट को अगर हम डार्क में रखेंगे तो स्टार्च खत्म हो जाएगा, और आयोडीन टेस्ट पर वो आपको कौन सा कलर देगा? इट विल गिव द ब्राउन कलर। है ना ये? ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? अ क्रॉस बिटवीन द टॉल पी प्लांट एंड शॉर्ट पी प्लांट रिजल्टेड द प्रोजेनी दैट वर ऑल प्लांट्स टॉल बिकॉज ऑफ व्हाट। है ना, तो क्रॉस किसके बीच में किया गया? टॉल पी प्लांट और शॉर्ट पी प्लांट के बीच में क्रॉस किया गया, तो सारे जो प्रोजेनी से वो टॉल आ रहे थे। क्यों टॉल आ रहे थे सारे के सारे? बिकॉज टॉलनेस इज अ डोमिनेंट ट्रेट, शॉर्टनेस इज अ डोमिनेंट ट्रेट, टॉलनेस इज अ रिसेसिव ट्रेट, या फिर हाइट ऑफ द पी प्लांट इज नॉट गवर्न बाय द जीन टी और टी। और हमें पता है कि जब टॉल प्लांट और स्मॉल डॉर्फ प्लांट के बीच में क्रॉसिंग करवाई गई थी तो सारे के सारे जो प्लांट्स से F1 जनरेशन के अंदर सारे टॉल आए थे, बिकॉज टॉलनेस जो है वो क्या है? डोमिनेंट ट्रेट है। एक सिंगल टी भी अगर आ जाएगा तो प्लांट क्या होगा? टॉल होगा। इजंट इट? तो टॉलनेस इज अ डोमिनेंट ट्रेट, दैट्स व्हाई F1 जनरेशन में जो सारे प्रोजेनी थे वो कैसे आए थे? आपके टॉल आए थे। है ना यहाँ तक? ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द ऑर्गन्स इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर एक करेक्ट सीक्वेंस क्या जाती है? इजी, हमें पता है ये, है ना। तो सबसे पहले जो स्पर्म्स होते हैं वो किससे बनते हैं? टेस्टिस के अंदर बनते हैं, एंड देन किसमें जाते हैं? वो वास डिफरेंस के अंदर जाते हैं, और वास डिफरेंस से वो किसमें जाते हैं फिर? वास डिफरेंस से वो किसमें जाएंगे फिर? यूरेथ्रा के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा जाएगा? ए ही इसका ऑप्शन है। टेस्टिस के अंदर स्पर्म बने, फिर वो वास डिफरेंस के थ्रू किसमें एंटर करेंगे? यूरेथ्रा, एंड यूरेथ्रा से इट विल बी कम आउट। डन ना ये? ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। ठीक है, हमें पता है कि अब जो क्वेश्चन वो दे रहा है वो आपको जनरली डायग्राम ड्रॉ करने के लिए नहीं दे रहा है, डायग्राम को लेबल करने के लिए दे रहा है। ठीक है ना, तो अच्छे से हमें इनके पार्ट्स वगैरह ध्यान रखने हैं। ठीक है, हमें अब क्या दे रखा है? इन्होंने ब्रेन का डायग्राम दे रखा है, ब्रेन को हमें लेबल करना है। ठीक है, तो कंसिडर द फॉलोइंग फिगर, और हमें लेबल करना है किसको? ए बी सी को। तो यहाँ पर ए बी सी कौन है आपके? तो हमें दिख रहा है ये जो ए है वो कौन है? जो मेजर पार्ट होता है ब्रेन का, विच इज द सेरिब्रम। ठीक है, तो ए कौन है आपका? सेरिब्रम है। ए इज द सेरिब्रम, और सेरिब्रम जो है वो किसका पार्ट होता है? इट इज अ पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन, इजंट इट? ठीक है, तो ब्रेन का जो मेजर पार्ट होता है वो कौन होता है हमारा? सेरिब्रम ही होता है। ठीक है, तो ए कौन है आपका? सेरिब्रम है। बी पे अगर हम ध्यान दें तो बी कौन है? दैट इज अ कवरिंग ऑफ द ब्रेन, है ना। ये बी जो है वो कौन है? वो ब्रेन की कवरिंग है। और हमें पता है जो हमारा ब्रेन होता है वो किसके अंदर होता है? इट इज प्रेजेंट इन द क्रेनियम, इजंट इट? तो ब्रेन जो होता है वो हमारा किसके अंदर होता है? क्रेनियम के अंदर होता है, और क्रेनियम क्या है? बोनी स्ट्रक्चर होता है विच प्रोटेक्ट अवर ब्रेन। तो बी हमारा कौन है यहाँ पर? क्रेनियम है, बी इज द क्रेनियम। बी जो है वो हमारा क्रेनियम है। ठीक है, अब सी कौन आता है हमारा? ये सी पे अगर हम ध्यान दें तो ये तो हमारा वो सेरिबेलम है ना, ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है ये तो सेरिबेलम है। ठीक है, फिर यहाँ से हमारे कौन है? स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड के जस्ट ऊपर कौन होता है? हमारा मेड्यूला, इजंट इट? तो हमारा सी कौन है? मेड्यूला। ठीक है, तो ये हमारे ए बी सी हो गए। तो ए कौन है हमारा? सेरिब्रम, विच इज अ मेजर पार्ट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन की जो कवरिंग है वो कौन है? हमारी क्रेनियम। ठीक है, और मेड्यूला कौन है? ये दिस इज अ मेड्यूला। स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से निकलती है? मेड्यूला से निकलती है ना, तो ये ब्रेन की जो स्टॉक है वो कौन है आपकी? मेड्यूला है। यानी आता है कि ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका।
एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, एक ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स मिरर के सामने रखा गया है तो इट्स इमेज इज फॉर्म, तो इमेज कैसे बनेगी? अगर ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स मिरर के सामने रखते हैं तो हम पता है पहली, अगर इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर तो देन द इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। है ना, हमें पहले से ही पता है, ये डायग्राम ड्रॉ करने से पहले हमें ये चीजें लर्न कर रखी है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स मिरर के सामने रखा जाता है तो इमेज कैसी बनती है? वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन जाएगा? तो इमेज कैसे बनने वाली है? द डिस्टेंस इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ट्वाइस द डिस्टेंस ऑफ दिस, या फिर हाफ ऑफ द डिस्टेंस, एंड बिहाइंड द मिरर एंड द पोजिशन वेरीज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। मिरर के पीछे बनेगी और जो उसकी पोजिशन है वो किसके अकॉर्डिंग होगी? अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो वैसे ऑप्शन यही जाएगा। ठीक है, मिरर के पीछे बनेगी, और मिरर के पीछे बनने का मतलब ही क्या हो गया? वर्चुअल और इरेक्ट हो गया, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा वो इमेज के डिस्टेंस के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, यानी कि इमेज का जो डिस्टेंस होगा वो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के अकॉर्डिंग होगा। ऑब्जेक्ट अगर मिरर के पास है तो इमेज दूर होगी, है ना? ये और जनरली जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो हमेशा कैसी इमेज बनाता है? वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। तभी हमें पता है जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है हम उसका इस्तेमाल करते हैं एज अ साइड मिरर। यानी यहाँ तक कि ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? द ब्लूइश कलर ऑफ द वाटर इन द डीप सी इज ड्यू टू द, जो ब्लूइश कलर होता है पानी का डीप सी के अंदर वो किसके वजह से होता है? ठीक है, हमें पता है हमें जो अपने आसपास की चीजें कलरफुल नजर आती है, स्काई ब्लू कलर का नजर आता है, या फिर कोई भी हमें चीजें अपने आसपास के नेचर की कलरफुल नजर आती है बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, कि जो लाइट होती है वो क्या हो जाती है? स्कैटर हो जाती है। नीला रंग अगर स्कैटर हो जाएगा, नीला रंग अगर फैल जाएगा तो वो चीज हमें ब्लू कलर की नजर आएगी। ठीक है, तो हमारा जो डीप सी है वो ब्लू कलर का नजर आता है बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, तो क्या ऑप्शन लगाओगे? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। देन यहाँ तक ये ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच स्टेटमेंट अबाउट द जीनोटाइप ऑफ वन ऑर्गेनिज्म इज करेक्ट? जीनोटाइप के लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट जा रही है? डोमिनेंट एलील्स आर ओनली फाउंड इन द होमोजाइगस, डोमिनेंट एलील्स जो होती है वो होमोजाइगस में मिलती है। वन रिसेसिव allele always cause a recessive phenotype, recessive phenotype must be homozygous, the dominant phenotype must be a heterozygous। जो डोमिनेंट फिनोटाइप होता है वो क्या होना चाहिए? हेट्रोजाइगस होना चाहिए। या फिर जो रिसेसिव फिनोटाइप होता है वो क्या होना चाहिए? होमोजाइगस होना चाहिए। और वन रिसेसिव एलील ऑलवेज कॉज अ रिसेसिव फिनोटाइप, तो रिसेसिव होने के लिए तो दोनों क्या होने चाहिए? रिसेसिव अगर फिनोटाइप होना है तो दोनों के दोनों एलील क्या होने चाहिए? स्मॉल टी होने चाहिए, हमें पता है ना। यानी कि अगर स्मॉल टी होगा तभी क्या होगा? वो रिसेसिव फिनोटाइप है, तभी क्या है? वो रिसेसिव फिनोटाइप शो करेगा। और रिसेसिव फिनोटाइप मतलब क्या होगा? कि जो प्लांट है वो क्या होगा? ड्वार्फ होगा, इजंट इट? और डोमिनेंट के लिए तो अगर एक भी कैपिटल टी होता है तब भी वो टॉल होता है, अगर दोनों भी होते हैं तब भी टॉल होता है। ठीक है ना, तो डोमिनेंट एलील के लिए तो होमोजाइगस कंडीशन भी एप्लीकेबल है और हेट्रोजाइगस भी एप्लीकेबल है, बट रिसेसिव फिनोटाइप के लिए होमोजाइगस होना जरूरी है। ठीक है, रिसेसिव फिनोटाइप के लिए होमोजाइगस होना जरूरी है, दोनों स्मॉल टी होंगे तभी प्लांट ड्वार्फ होगा, वरना अगर एक भी कैपिटल टी आ गया तो प्लांट हमारा टॉल में चला। ठीक है, तो रिसेसिव फिनोटाइप के लिए दोनों क्या होने चाहिए? होमोजाइगस होने। यानी यहाँ तक है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? द डेवलपमेंट ऑफ अ सीडलिंग फ्रॉम द एम्ब्रियो अंडर द एप्रोप्रिएट कंडीशन, एम्ब्रियो से सीडलिंग का बनना क्या कहलाता है? ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ अ सीडलिंग फ्रॉम द एम्ब्रियो। ठीक है, सीडलिंग क्या होता है? बेबी प्लांट होता है ना, और ये एम्ब्रियो क्या एक तरीके से हमारा सीड हो गया। तो बीज से एक बेबी प्लांट का बनना, एक छोटे से प्लांट का बनना क्या कहलाता है? जर्मिनेशन, इजंट इट? इट इज द जर्मिनेशन। ठीक है, तो सीडलिंग का एम्ब्रियो से ग्रो करना, सीडलिंग का सीड से ग्रो करना क्या कहलाता है? जर्मिनेशन। डन ये। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर आपका 17, एजर्शन रीजन के क्वेश्चन आ गए अब। ठीक है, तो हमें पता ही है एजर्शन रीजन के लिए आपको क्या दिया जाता है? एक एजर्शन की स्टेटमेंट होती है और एक रीजन की स्टेटमेंट होती है। आपको एजर्शन को चेक करना होता है ये ठीक है या फिर नहीं है, फिर उसका रीजन चेक करना होता है कि वो सही है या फिर नहीं सही, और साथ में वो ऊपर वाले को एक्सप्लेन कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। डन ना ये? ठीक है, अब देखो सबसे पहले स्टेटमेंट आपको क्या दे रखी है? ग्रेफाइट जो होता है वो स्लिपरी टू टच होता है, ग्रेफाइट इज स्लिपरी टू टच। सही कह रहा है ना? ग्रेफाइट कहाँ होता है? हमारी जो पेंसिल की लीड होती है वो ग्रेफाइट ही होता है, और पेंसिल की जो लीड होती है वो कैसी होती है? स्लिपरी टू टच होती है, सॉफ्ट सी होती है। तो पहली स्टेटमेंट तो क्या है भाई? ठीक है, ग्रेफाइट इज स्लिपरी टू टच, एजर्शन सही जा रहा है। अब रीजन क्या बता रहा है ये? द वेरियस लेयर ऑफ अ कार्बन एटम्स इन द ग्रेफाइट्स आर हेल्ड टुगेदर बाय द वीक वैन डर वाल फोर्सेस। तो ग्रेफाइट के अंदर हमें पता है एक कार्बन जो होता है फर्दर 3 कार्बन से कनेक्ट होता है, एक कार्बन जो होता है फर्दर 3 कार्बन से कनेक्ट होता है, ऐसे ही होता है। ठीक है, और इनके बीच में जो होते हैं एक लेयर सी बन जाती है,
ठीक है, इन कार्बनों के बीच में क्या होती है, लेयर्स होती है, और ये लेयर्स आपस में हेल्ड होती है बाय द वीक वंडरवाल फोर्स। तो ये ठीक है ये, ठीक है, रीजन भी ठीक कह रहा है ये, ठीक है। और वीक वंडरवाल फोर्स होने की वजह से वो क्या होता है, स्लिपरी टू टच होता है, सॉफ्ट होता है, साथ में ऊपर वाले को एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो ऑप्शन क्या जाएगा, यानी कि assertion रीजन बोथ ए एंड बी ट्रू, assertion रीजन बोथ आर ट्रू, और साथ में एक्सप्लेनेशन भी ट्रू है, तो ऑप्शन ए विल बी द आंसर। ठीक है, तो बोथ ए एंड assertion रीजन एंड ट्रू, और साथ में रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी। ठीक है, तो आपको पता ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द आंसर। यानी यहाँ तक ये, ठीक है। तो ध्यान से हमें assertion को चेक करना है, रीजन को चेक करना है, और साथ में ये भी देखना है कि रीजन ऊपर वाले को एक्सप्लेन कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। ठीक है, ऊपर वाले को एक्सप्लेन कर रहा होगा तो ऑप्शन ए, नहीं कर रहा होगा तो ऑप्शन बी। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट्स लैक नर्वस सिस्टम बट दे डू कोऑर्डिनेट। प्लांट के अंदर नर्वस सिस्टम नहीं होता है, प्लांट के अंदर ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड वगैरह नहीं होती है, तो सही है। ठीक है, पर प्लांट भी क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, तो प्लांट के अंदर जो कोऑर्डिनेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, बाय केमिकल्स के थ्रू होता है। ठीक है, तो एजर्शन इज ट्रू। आगे रीजन क्या कह रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ द हॉर्मोन्स। ठीक है, प्लांट के अंदर जो कोऑर्डिनेशन होता है, प्लांट भी जो होते हैं, प्लांट के भी जो एक पर्टिकुलर पार्ट होता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मूव करता है, इजंट इट। जड़ें जो होती है पानी की तरफ जाती है, और जो प्लांट का जो स्टेम, लीव्स वगैरह होती है वो सन की तरफ जाती है, तो प्लांट भी क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है बिकॉज ऑफ द हॉर्मोन्स। तो ये रीजन भी सही है, और साथ में ऊपर वाले को वो एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो इसलिए क्या जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, बोथ ए एंड assertion रीजन आर ट्रू एंड एज वेल एज एक्सप्लेनेशन इज आल्सो ट्रू। ठीक है ना, तो बहुत ध्यान से हमें देखना है, एजर्शन को चेक करना है, रीजन को चेक करना है, और साथ में ये भी चेक करना है कि रीजन ऊपर वाले को एक्सप्लेन कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया, ब्लड प्रेशर इज मच ग्रेटर इन आर्टरीज देन वेन्स। जो ब्लड प्रेशर होता है वो आर्टरीज के अंदर ज्यादा होता है कंपेयर टू द वेन्स, दैट्स ट्रू, है ना। जो हमारी आर्टरीज होती है उनकी वॉल क्या होती है, थिक होती है, और जो हमारी वेन्स होती है उनकी वॉल जो होती है थिन होती है। तो आर्टरीज की वॉल थिक होती क्यों है, क्योंकि वहां पे ब्लड का प्रेशर ज्यादा होता है। और वहां पे ब्लड का प्रेशर ज्यादा क्यों होता है, बिकॉज ब्लड इज कम आउट फ्रॉम द हार्ट, क्योंकि वो हार्ट से निकला है। ठीक है, तो आर्टरीज के अंदर ब्लड का प्रेशर हाई होता है कंपेयर टू द वेन्स, तो एडजस्टमेंट ठीक है ये। ठीक है, रीजन क्या कहता है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लड अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ द वेसल इज कॉल्ड द ब्लड प्रेशर। तो ब्लड के थ्रू जो प्रेशर लगता है, ब्लड के थ्रू जो प्रेशर लगता है वॉल्स पर, उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक है, रीजन भी सही है, बट ये रीजन जो है वो ऊपर वाले को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कि आर्टरीज के अंदर जो ब्लड प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है तो क्यों होता है। तो रीजन क्या देना चाहिए था, उसमें आर्टरीज में जो ब्लड प्रेशर होता है वो ज्यादा इसलिए होता है बिकॉज यहाँ पे जो ब्लड होता है वो पंप आउट होता है फ्रॉम द हार्ट। ठीक है, तो एजर्शन ठीक है कि आर्टरीज के अंदर ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है वेन्स के कंपेरेटिवली, ठीक है। और रीजन में क्या कह रहा है कि जो फोर्स लगता है ब्लड के थ्रू वॉल्स पर वो भी ठीक है, बट वो ऊपर वाले को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो क्या जाएगा इसके अंदर, एजर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू, बोथ आर ट्रू, दोनों के दोनों ट्रू है, बट एक्सप्लेनेशन इज नॉट करेक्ट, और जो एक्सप्लेनेशन है वो करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो जब एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं होती है तो आपको पता है, तो ऑप्शन क्या जाता है, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन क्या जाएगा आपका, बी जाएगा। यानी आता कि ठीक है, अब देखो 19 क्वेश्चन तक पहुंच गए हम एमसीक्यू के, अब लास्ट क्वेश्चन आपका एमसीक्यू का। ठीक है, देखो लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया। जो मैग्नेटिक फील्ड होती है प्रोड्यूस्ड होती है बाय द करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स लेंथ एंड एरिया क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो एजर्शन ठीक है या फिर नहीं ठीक है, तो एजर्शन ठीक है। रीजन में क्या कहता है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड हैज अ वेरिएबल वैल्यू। तो हमारी जो सोलेनॉइड होती है, तो सोलेनॉइड में पता है जब वायर को बहुत ज्यादा टर्न दे दिया तो उससे एक लेंथ बन गई, और यहाँ पे एरिया क्रॉस सेक्शन हो गया। तो इसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो किस पे डिपेंड करती है, करंट पे डिपेंड करती है मेनली। करंट अगर ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, करंट अगर कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ एंड एरिया क्रॉस सेक्शन। ठीक है, कि सोलेनॉइड के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो एरिया और लेंथ पे डिपेंड नहीं करती है, तो एजर्शन ठीक है। और रीजन में क्या कहता है वो, कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड हैज अ वेरिएबल वैल्यू। जो मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के अंदर होती है वो वेरिएबल होती है, ज्यादा कम होती है। तो आंसर ये रीजन क्या हो गया, गलत हो गया। मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के अंदर क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, इनसाइड द सोलेनॉइड, तो सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है, नॉट वेरिएबल। ठीक है, तो एजर्शन ठीक है और रीजन फॉल्स हो गया। एजर्शन इज ट्रू,
एजर्शन ट्रू है बट रीजन क्या है, फॉल्स है, बट रीजन इज फॉल्स। हमें पता है जब एजर्शन ट्रू होता है और रीजन फॉल्स होता है तो ऑप्शन सी होता है आपका। ठीक है, तो क्या होगा, ऑप्शन सी। यानी यहाँ तक है, ठीक है, तो यहाँ तक हमने 20 MCQ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, बहुत सो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और ध्यान से टिक लगाना है। ठीक है, नाउ वी आर मूव टू द सेक्शन बी। ठीक है, तो सेक्शन बी पे मूव करने जा रहे हैं और आपको पता है सेक्शन बी के अंदर आपको क्वेश्चंस कौन से मिलने वाले, 2 मार्कर क्वेश्चंस मिलने वाले। ठीक है ना, तो लेट्स स्टार्ट द सेक्शन बी। अब देखो सेक्शन बी के अंदर आपका पहला क्वेश्चन क्या आता है, अ सॉलिड लाइमस्टोन इज बर्न टू फॉर्म द क्विक लाइम। एक सॉलिड लाइमस्टोन है, उसको हमने बर्न करा टू फॉर्म द क्विक लाइम एंड अ गैस। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पेपर में कहीं ना कहीं घुमा फिरा के इस रिएक्शन से पूछ ही रहा है। ठीक है, तो लाइमस्टोन आपका कौन होता है, ठीक है, लाइमस्टोन कौन होता है, लाइमस्टोन आपको पता है कौन होता है वो, दैट इज द कैल्शियम कार्बोनेट। लाइमस्टोन कौन है, कैल्शियम कार्बोनेट है, इजंट इट। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट को CaCO3 को क्या किया गया, हीट किया गया, उसको हीट करा। ठीक है, तो बन क्या गया, क्विक लाइम और गैस बन गई। क्या बन रही है, क्विक लाइम। और क्विक लाइम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। क्विक लाइम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। तो क्विक लाइम और साथ में क्या बनता है, गैस निकलती है। तो गैस कौन से निकलने वाली है यहाँ पर, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करेंगे तो क्विक लाइम बनेगा, साथ में गैस आपकी निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड की, CO2 की गैस निकलने वाली। ठीक है, तो डिफाइन द रिएक्शन इन्वॉल्व एंड आल्सो राइट द केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो कौन सी रिएक्शन यहाँ पे इन्वॉल्व हो रही है और उसकी केमिकल इक्वेशन आपको लिखनी है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन लिखने के लिए हमें पूरा पूरा नाम लिखना होगा और केमिकल इक्वेशन के लिए आपको पता है उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना होगा। ठीक है, तो एक बार उसको दोबारा लिखते हैं। तो केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन तो क्या होने वाली है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट को आपने हीट करा तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में कौन सी गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड की, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब इसकी केमिकल इक्वेशन लिखनी है और केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए आपको पता है इसको किस फॉर्म में लिख देना, सिंबॉलिक फॉर्म में। तो कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होगा, CaCO3। इसको हमने हीट करा तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, कौन है, CaO, और देन आपका कौन आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और हमें पता है बैलेंस होने चाहिए, कैल्शियम 1 1, कार्बन 1 और ऑक्सीजन 3 3, तो ये बैलेंस भी है ये। यानी आता कि ठीक है, तो यही हमसे इसने पूछा। ठीक है, तो 2 मार्कर क्वेश्चन है इसलिए इसने हमसे 2 चीजें पूछ ली है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन हाउ द मूवमेंट ऑफ अ लीव्स ऑफ अ सेंसिटिव प्लांट इज डिफरेंट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ अ शूट्स टुवर्ड्स द लाइट। एक सेंसिटिव प्लांट की मूवमेंट और एक शूट की मूवमेंट टुवर्ड्स द लाइट में क्या फर्क होता है। ठीक है, इसकी एग्जांपल से ही आपको समझ में आ रहा है कि ये 2 टाइप की मूवमेंट हमें पता है प्लांट के अंदर देखने को मिलती है। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो मूवमेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिज्म। किसी भी डायरेक्शन मूवमेंट होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, नास्टिक मूवमेंट, इजंट इट। तो जो सेंसिटिव प्लांट्स होते हैं, जो मिमोसा प्लांट होता है, छुई मुई का जो पौधा होता है, उसको हम जस्ट टच करते हैं, पत्तियां फोल्ड अप हो जाती है, ऊपर की तरफ बंद हो जाती है, तो वो किसी भी डायरेक्शन में हो जाती है ना। तो ये जो सेंसिटिव प्लांट के थ्रू जो मूवमेंट होती है वो कैसे मूवमेंट है, नास्टिक मूवमेंट है। और जो शूट जो मूव करता है, जो प्लांट का तना मूव करता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो वो कैसी मूवमेंट होती है, आपकी ट्रॉपिज्म होती है ना ये। ठीक है, तो उसके सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे कि मूवमेंट मूवमेंट ऑफ सेंसिटिव प्लांट, मूवमेंट ऑफ सेंसिटिव प्लांट। वो सेंसिटिव प्लांट आपका कौन सा है, मिमोसा, छुई मुई का जो पौधा होता है। ठीक है, तो मिमोसा प्लांट जो होता है उसमें जो मूवमेंट होती है वो किस में होती है, इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट होती है। ठीक है, और किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट होती है ड्यू टू टच, ड्यू टू टच। ठीक है, और किसी भी डायरेक्शन में जो मूवमेंट होती है उस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, दैट मूवमेंट इज कॉल्ड एज अ नास्टिक मूवमेंट। उस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, नास्टिक मूवमेंट हम बोलते हैं। ठीक है, तो सेंसिटिव प्लांट के थ्रू जो मूवमेंट हो रही है वो कौन सी हो रही है, नास्टिक मूवमेंट हो रही है। जबकि आपका दूसरा कौन सा आ गया, प्लांट का जो शूट मूव करता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ड्यू टू द सनलाइट, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिज्म। और सन की तरफ अगर वो मूव कर रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है, तो उसमें क्या आएगा, मूवमेंट ऑफ शूट ऑफ प्लांट, मूवमेंट ऑफ शूट ऑफ अ प्लांट टुवर्ड्स द सनलाइट, टुवर्ड्स द सनलाइट। तो सनलाइट की तरफ मूव करना प्लांट के शूट का, उस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, दैट मूवमेंट इज कॉल्ड एज अ फोटोट्रॉपिज्म। तो उसको हम क्या बोलेंगे, फोटोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है, तो ये फर्क हो गया किसमें, एक सेंसिटिव प्लांट की मूवमेंट में और एक हमारे फुट की मूवमेंट में। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन मूवमेंट होती है तो उसको हम बोलते हैं नास्टिक मूवमेंट,
एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? फोटोट्रॉपिज्म। अगर वो सन की तरफ हो रही है तो। यानी यहाँ तक है, ठीक है, तो ये फर्क हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एन एसिड इज सिक्रेटेड इन अवर स्टमक। जो एसिड सिक्रिएट होता है हमारे स्टमक के अंदर, तो वो क्यों होता है? वाई एसिड इज सिक्रेटेड इन अवर स्टमक, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आता है ये पेपर के अंदर। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे ये, कि हमारे स्टमक के अंदर जो एसिड प्रोड्यूस होता है तो वो क्यों प्रोड्यूस होता है? तो हमें पता है स्टमक की जो वॉल होती है वो क्या प्रोड्यूस करती है? HCl प्रोड्यूस करती है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करती है, प्रोड्यूसेस द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो उसने हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्यों प्रोड्यूस करा है? सबसे पहला रीजन तो क्या होता है? टू किल द जर्म्स। हमारे खाने के अंदर कोई भी अगर बॉडी के अंदर जर्म्स वगैरह चले गए हैं उस फूड के अंदर, तो जर्म्स को किल करने के लिए एसिड को प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। और क्यों प्रोड्यूस किया जाता है? टू मेक द फूड एसिडिक, टू मेक द फूड एसिडिक, ठीक है, हमारे खाने को एसिडिक करने के लिए भी। और खाने को एसिडिक क्यों करना है? ताकि हमारे खाने जो हमारी एंजाइम है कौन सी, पेप्सिन, वो एक्टिव हो जाए, ठीक है, टू एक्टिव द पेप्सिन, टू एक्टिव द पेप्सिन, पेप्सिन एंजाइम को एक्टिव करने के लिए, ठीक है। तो ये तीन कारणों की वजह से क्या होता है, हमारे स्टमक के अंदर HCl प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्यों प्रोड्यूस होता है? जर्म्स को किल करने के लिए, फूड को एसिडिक करने के लिए। फूड अगर एसिडिक हो जाता है तो हमारी एंजाइम जो होती है पेप्सिन, वो एक्टिव हो जाती है फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ अ प्रोटीन इनटू द अमीनो एसिड्स। यानी आता है कि, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कि रेस्पिरेशन इन प्लांट और रेस्पिरेशन इन एनिमल्स में क्या फर्क होता है? प्लांट भी रेस्पिरेशन करते हैं और एनिमल भी रेस्पिरेशन करते हैं, तो उनके रेस्पिरेशन में फर्क क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड रेस्पिरेशन इन एनिमल्स? ठीक है, और वाला क्वेश्चन है ये। तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, ठीक है, और उसके बाद हमारा कौन सा आ गया? रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, ठीक है। तो इन दोनों में क्या फर्क होता है? तो हमें पता है सबसे पहले तो रेस्पिरेशन होता क्या है। वो रेस्पिरेशन क्या होता है? फूड को ब्रेक डाउन करके, फूड को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी को रिलीज करना, इजंट इट? ठीक है, ग्लूकोज को फर्दर ब्रेक डाउन करके एनर्जी को रिलीज करना, ATP को रिलीज करना, क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है। तो प्लांट के अंदर भी होता है और ये एनिमल के अंदर भी होता है, बट प्लांट के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में नहीं होता है, ठीक है। तो सबसे पहले, इट इज नॉट, इट इज नॉट अकर इन रेस्पिरेटरी सिस्टम, इट इज नॉट अकर इन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर नहीं होता है, क्योंकि प्लांट के अंदर कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं है, ठीक है। उनके अंदर तो सेल्स के अंदर ये सब चीजें हो रही है, ठीक है। बट हमारी बॉडी के अंदर, हम एनिमल्स के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो किसके अंदर होता है? बाय रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, ठीक है। तो इट इज डन बाय, इट इज डन बाय रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो हमारे बॉडी के अंदर तो वही रेस्पिरेटरी सिस्टम के वजह से होता है, इज डन बाय रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। प्लांट के अंदर बिना रेस्पिरेटरी सिस्टम के होता है और एनिमल्स के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम की वजह से होता है, ठीक है। और क्या डिफरेंस रहेगा? और क्या डिफरेंस रहेगा? ठीक है, तो प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन जो होता है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर होता है, और ये किसके अंदर होता है? एनिमल के अंदर होता है, ठीक है। अब इसके अंदर जो सेल्स रिलीज होती है, जो भी एनर्जी रिलीज होती है वो किसके अंदर जाती है? सेल्स के अंदर जाती है, ठीक है। जबकि हमारे इस बॉडी के अंदर जो एनर्जी रिलीज होती है वो कहाँ पे जाती है? सेल्स से, एंड देन सेल्स से फिर टिश्यू, टिश्यू से फिर ऑर्गन्स में जाती है, ठीक है। तो एनर्जी जो होती है, दैट रिलीज्ड, दैट एनर्जी दैट रिलीज इन प्लांट्स डिफ्यूज इनटू द सेल्स, डिफ्यूज इनटू द सेल्स, ठीक है, वो सेल्स के अंदर डिफ्यूज हो जाती है। जबकि यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी इज डिफ्यूज इन द, डिफ्यूज इन द सेल, देन टिश्यू, एंड देन ऑर्गन, ठीक है। देन यहाँ तक है, तो ये डिफरेंस हो गया किसमें? रेस्पिरेशन बाय इन प्लांट्स और रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग इनकम्प्लीट रे डायग्राम। तो आपको इनकम्प्लीट रे डायग्राम दे रखा है, ठीक है। वेयर द इमेज, कहाँ बन रही इमेज, इसने हमें बता दी है, A' B' जो है वो इमेज कहाँ बन रही है, दैट इज सीन, ठीक है, बाय द कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन फिल दिस ब्लैंक्स, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसने इनकम्प्लीट रे डायग्राम दे रखा है तो उसको हमें कंप्लीट करना है। तो अगर हम ध्यान दें तो इस रे डायग्राम के अंदर जो इमेज है वो कहाँ बन रही है? फोकस और सेंटर के बीच में बन रही है, क्योंकि हमारा ये 2F2 भी जो होता है वो कौन होता है?
सेंटर ऑफ कर्वेचर ही होता है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर टू। यहाँ पर जो इमेज है वो किसके बीच में बन रही है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर टू के बीच में बन रही है, फोकस और सी के बीच में बन रही है। तो हमें पता है अगर इमेज अगर सी और एफ के बीच में बनती है तो ऑब्जेक्ट आपका कहाँ होता है, बियॉन्ड सी होता है ना। अगर इमेज हमारी कहाँ बन रही है, सी और एफ के बीच में बन रही है, तो ऑब्जेक्ट आपका कहाँ रखा गया था, वो सी के बियॉन्ड रखा गया था, इट इज बियॉन्ड द सी, यानी कि बियॉन्ड द 2F1। ठीक है, इसको अगर हम कंप्लीट करें ना इस रे डायग्राम को, तो रे डायग्राम को कंप्लीट करते हैं तो हमें पता है, तो साफ हमें दिख रहा है कि इमेज जो है वो आपकी कहाँ पर है, सी और एफ के बीच में है, F2 और 2F2 के बीच में। तो इमेज ऑब्जेक्ट आपका कहाँ रखा गया था, बियॉन्ड ही रखा गया था, बियॉन्ड 2F1 रखा गया, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दो। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया यहाँ पर, और ये आपका ऑब्जेक्ट कौन है, ए बी है। और हमें पता है बस रे डायग्राम को अगर हम कंप्लीट करें तो पहली रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, फर्स्ट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और जो रे पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो कहाँ से पास होती है, इट विल पासेस फ्रॉम द फोकस टू, तो फोकस टू से पास हो गई। ठीक है, सेकंड रे कहाँ से पास करवाएंगे हम, ऑप्टिकल सेंटर से, तो सेकंड रे को ओ से पास करवा दो, और वो कहाँ मीट करेगी, यहाँ पर जाके मीट करेगी। तो ये दोनों की दोनों रे कहाँ मिली है, F2 और 2F2 के बीच में मिली है, यानी कि F और C के बीच में मिली है, और यहाँ पे हमारे क्या बन गई, इमेज बन गई जो उसने हमें दी थी बना के। डन ना ये, ठीक है। तो इस रे डायग्राम को हमने कंप्लीट कर लिया, और इवन हमने पहले से ही आपको याद रखना है कि अगर ऑब्जेक्ट, अगर इमेज कहाँ पर है, सी और एफ के बीच में है, तो ऑब्जेक्ट आपका कहाँ रखा गया था, बियॉन्ड सी रखा गया था, सी के पीछे रखा गया था, तभी मैंने ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करा है, 2F1 के पीछे प्लेस कर, एंड देन रे डायग्राम को कंप्लीट कर दी। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ए बी वुड हैव बीन, ऑब्जेक्ट की पोजिशन क्या होगी, बियॉन्ड 2F1, यानी कि 2F1 के पीछे है। ठीक है, तो पहले का आंसर क्या है, पोजिशन ऑफ ए बी, पोजिशन ऑफ ए बी, ए बी कौन है हमारा, यानी कि ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट आपका कहाँ है, बियॉन्ड, बियॉन्ड 2F1 है, 2F1 यानी कि C1 के पीछे है, बियॉन्ड C1 है। ठीक है, डन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट वुड हैव बीन द डैश ऑफ दिस, तो साइज क्या होगा, अभी ऑब्जेक्ट जो है वो दूर है, और हमें पता है जो ऑब्जेक्ट पास होता चला जाता है तो इमेज जो होती है दूर होती चली जाती है, बड़ी होती चली जाती है। अभी ऑब्जेक्ट आपका दूर है, ऑब्जेक्ट दूर होने की वजह से इमेज अभी छोटी है। ठीक है, तो साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट वुड हैव बीन लार्ज, वो बड़ी होगी कंपेयर टू द साइज ऑफ द इमेज। ठीक है, तो बी का आंसर क्या आ जाएगा, लार्ज। ठीक है, बड़ी है, अभी ऑब्जेक्ट जो है वो आपका बड़ा है कंपेयर टू द इमेज। ऑब्जेक्ट अगर पास आता चला जाएगा, इमेज दूर और बड़ी होती चली जाएगी। ऑब्जेक्ट अभी दूर है तो इमेज आपकी क्या है, छोटी है अभी कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट वुड हैव बीन लार्ज देन द साइज ऑफ द इमेज। डन यहाँ तक है, ठीक है। तो ये रे डायग्राम्स को पहले से ही आपको याद रखना है कि ऑब्जेक्ट अगर यहाँ रखा है तो इमेज कहाँ बनेगी, अगर इमेज यहाँ पर है तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो। ठीक है, अब देखो अब इजी से न्यूमेरिकल आ गए। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गिवन द फिगर शोज द 3 रेजिस्टर्स, हमें 3 रेजिस्टर्स इसने दे रखे हैं। ठीक है, और रेजिस्टर्स कितने कितने हैं, वो 6, 2 और 6 ओम का है। बोला क्या है, कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालो। ठीक है, फिगर आपको उसने बना के दे दी है, अब बोला क्या है, कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालो, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस निकालो। तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे इस फिगर के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 का इसका सोल्यूशन हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो फिगर हमें इसने बना के दे रखी है, तो हमें दिख रहा है R1 और R2 जो है दोनों के दोनों कहाँ पर है, पैरेलल के अंदर है। पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर जो हमारा आंसर आएगा उसको इस R3 के अंदर प्लस कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि R1 एंड R2 आर इन पैरेलल कनेक्शन। ये दोनों के दोनों किसके अंदर है, पैरेलल कनेक्शन के अंदर है, बोथ आर इन पैरेलल कनेक्शन। और जब भी दो रेजिस्टर्स पैरेलल कनेक्शन के अंदर होता है तो उनके रेसिप्रोकल का सम टोटल रेजिस्टेंस के इक्वल होता है, इजंट इट। यानी कि R12 किसके इक्वल होगा, 1/R1 प्लस 1/R2 के इक्वल होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, तो 1/R12 किसके इक्वल हो रहा है, 1/R1 आपको कितना दे रखा है, 6 ओम, और R2 कितना दे रखा है, 2 ओम। तो उसको सॉल्व करेंगे आगे, तो 1/R12 किसके इक्वल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हमने करा तो ये हो गया 2, 6 और ये 12, तो यानी कि 8/12। ठीक है, उसको काट देंगे तो कितने पे गया, 2 पर, और ये गया 3 पर, तो आ रहा है ये 2/3। ठीक है, और हमें तो उसको क्या करना होता है, जब भी पैरेलल कनेक्शन होती है तो आंसर को हम उल्टा कर देते हैं। ठीक है, तो उसको हमें उल्टा कर देंगे तो हमारा R12 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 3/2 आ गई। कितनी आ गई, 3/2 ओम आ गई। और 3/2 को आप क्या लिख सकते हो, यानी कि 1.5। ठीक है, तो इसका आंसर मैं अभी ऊपर लिख देती हूँ कि R12 का आंसर कितना आ गया आपका, 1.5 ओम आ गया। ठीक है,
तो इन दोनों को सॉल्व करके रेजिस्टेंस कितना हमें मिला है, 1.5 ओम मिला है। ठीक है, जो पैरेलल कनेक्शन से हमने निकाला। अब साथ में कौन है, ये सीरीज में दे रखा है, और साथ वाला जो भी आपको सीरीज में दे रखा होता है ना, उसको प्लस कर देते हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस जो होगा, जो आर टी होगा, वो किसके इक्वल होगा, R12 प्लस में R3। ठीक है, तो R12 आपने कितना निकाला है, 1.5, और R3 कितना है, 6। इसको प्लस कर दो, कितना आने वाला है, फिर ये 6.5 ओम आने वाला। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया, 6.5 ओम आ गया। डन हो गया ये। ठीक है, तो इन दोनों को पैरेलल कैसे करा है, पैरेलल कनेक्शन के थ्रू हमने R12 की वैल्यू निकाल ली। और लास्ट में जनरली हम जो भूल जाते हैं क्या, आंसर जो आपका आएगा ना पैरेलल कनेक्शन के अंदर, उसको उल्टा करना नहीं भूलना है। ठीक है, यानी कि 2/3 लिख दिया, उल्टा करना है, तो आंसर कितना आएगा, 3/2, क्योंकि 1.5 हो गया। फिर जो आंसर आएगा उसको सीरीज कनेक्शन के अंदर ऐड कर देना है ना। तो दिस इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको और में दे रखा है। अब जब ये और वाले क्वेश्चन आपको देंगे ना, तो ध्यान से एक बार देख लेना कि कौन सा क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से आता है। ये नहीं कि जल्दबाजी में आके फर्स्ट वाला क्वेश्चन कर दिया, क्या पता नीचे वाला और भी अच्छे से आता हो। ठीक है, तो ध्यान से एक बार क्वेश्चन को देख लेना है, और देन फिर चूज करना है कि आपको कौन सा करना है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, फॉर द करंट कैरिंग सोलेनॉइड as shown below, draw the magnetic field lines and give the region to explain that out of the 3 point ABC, which point of the field strength is maximum and minimum। है ना, तो हमें फिगर दे रखी है, इसमें से उसने पूछा है क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको ड्रॉ करनी है, ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड गिव रीजन। ठीक है, तो सोलेनॉइड के आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होगी वो बना के दिखानी है। और उसके बाद वो हमसे पूछा कि किस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी और किस पे क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है हमारे सोलेनॉइड के आसपास, वो कैसी होती है, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमें पता है वो किसकी तरह होती है, इट इज लाइक बार मैग्नेट। वो बार मैग्नेट की तरह होती है, इट इज लाइक बार मैग्नेट। ठीक है, तो ये हमारी जब बहुत सारी वायर को ये टर्न करा और देन उसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो हमारी ये सोलेनॉइड बन गई। ठीक है, इसको कनेक्ट कर दिया, तो करंट ये यहाँ से निकला और यहाँ पर ये आ रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर कौन हो गया हमारा, ये नॉर्थ हो गया, यहाँ पे हमारा कौन हो गया, साउथ हो गया। हमें पता है जहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज होता है करंट, वो हमारा नॉर्थ होता है, और जहाँ पे क्लॉकवाइज होता है वहाँ पे हमारा साउथ होता है। तो उसके आसपास हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है। तो हमें पता है नॉर्थ से निकलती है, साउथ की तरफ जाती है, नॉर्थ से निकलती है, साउथ की तरफ जाती है। ठीक है, एरो के बिना नहीं बनाना है, एरो बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ से निकलेगी और साउथ की तरफ जाएगी, नॉर्थ से निकलेगी, साउथ की तरफ जाएगी। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गए अराउंड द सोलेनॉइड। ठीक है, अब इसने हमसे क्या बोला था कि कहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन सबसे ज्यादा होगी, तो हमें पता है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो सबसे ज्यादा आपकी कहाँ पर होती है, एट द पोल्स। ठीक है, तो यानी कि जो सी पॉइंट है, सी पॉइंट पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये सी पॉइंट हमारा यहाँ पे कहीं पर आ रहा है। तो सी पॉइंट पर जो होगी, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो मैक्सिमम होने वाली है, मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम। सी पॉइंट पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैक्सिमम होगी। ठीक है, इसके बाद हमारा कौन आ गया, बी पॉइंट। ठीक है, ये बी पॉइंट यहाँ पर हो गया, और जो ए पॉइंट है वो इसके अंदर है। ठीक है, और जो मैग्नेटिक फील्ड जो अंदर होती है वो क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है, जो कि मिनिमम होने वाली है। ठीक है, तो ए पर क्या होगी, मिनिमम, ए पे क्या होगी, मिनिमम हो। ठीक है, तो दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द सोलेनॉइड। ठीक है, ये पेपर में भी क्वेश्चन आ ही रहा है कि व्हाट आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द सोलेनॉइड। ठीक है, अब देखो सेक्शन बी का आपका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद आपका सेक्शन बी जो है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, और जो आपको पता लग रहा है कि जो सेक्शन बी के अंदर है, आपसे वो 2 मार्कर क्वेश्चन वो आपसे पूछ रहा है, जिसमें जनरली वो आपसे दो चीजें पूछ रहा है। ठीक है, अब देखो लास्ट क्वेश्चन क्या है, वेजिटेरियन फूड हैबिट कैन सस्टेन अ लार्जर नंबर ऑफ पीपल, जस्टिफाई द स्टेटमेंट इन टर्म्स ऑफ द फूड चेन। जो वेजिटेरियंस होते हैं वो ज्यादा सस्टेन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, तो वेजिटेरियन फूड हैबिट्स जो है वो ज्यादा पीपल तक सस्टेन कर रही होती है, यानी कि ज्यादा लोग जो वो वेजिटेरियन है। ठीक है, तो क्यों, फूड चेन के अकॉर्डिंग हमें समझाना है। तो जो वेजिटेरियन होते हैं वो हमें पता है वो कौन होते हैं, जो क्या करते हैं, जो कंज्यूम करते हैं किसको, प्लांट प्रोडक्ट्स को मेनली, इजंट इट। जो प्लांट प्रोडक्ट्स को कंज्यूम कर रहे हैं वो कौन होते हैं, वेजिटेरियन होते हैं।
है ना? और इसी चीज को अब हमें किससे समझानी है? बाय द फूड चेन। तो फूड चेन में अगर हम देखें तो हमें पता है सबसे जो शुरुआती फूड होता है वो हमारा किससे शुरू होता है? प्लांट से शुरू होता है ना? तो प्लांट्स है, और प्लांट्स को अगर मैन ने कंज्यूम करा, ठीक है, प्लांट्स को अगर मैन ने कंज्यूम करा तो क्या होगा? सपोज अगर प्लांट के अंदर कितनी एनर्जी है, सपोज हमने मान ली 100 किलो जूल एनर्जी है, तो उसके अंदर कितनी एनर्जी जाएगी? 10% जाती है, और 90% जो होती है वो एज अ हीट रिलीज हो जाती है। तो मैन के अंदर कितनी एनर्जी आ गई? 10 किलो जूल एनर्जी आ गई, क्योंकि हमें पता है 10% लॉ के अकॉर्डिंग सिर्फ 10% एनर्जी जाती है, तो एक जीरो आप कम कर दोगे। तो जब मैन ने डायरेक्टली प्लांट को खाया तो उसके अंदर कितनी एनर्जी आ रही है? 10 किलो जूल एनर्जी आ रही है। बट अगर इसी केस में अगर हम नॉन वेजिटेरियन की बात करें, ठीक है, नॉन वेजिटेरियंस की अगर बात करें तो नॉन वेजिटेरियन में क्या होगा? जो किसको ईट करेंगे? वो एनिमल्स को ईट करेंगे। तो शुरुआत तो किससे होती है? हमेशा प्लांट से ही होती है। फिर प्लांट को किसने खा लिया? प्लांट को सपोज किसने खा लिया? गोट ने खा लिया, और गोट को फिर किसने खा लिया? मैन ने खा लिया। ठीक है, तो प्लांट के अंदर कितनी एनर्जी है? 100 किलो जूल एनर्जी है। गोट के अंदर कितनी आ गई होगी? 10 किलो जूल एनर्जी आ गई होगी। और फिर मैन के अंदर सिर्फ कितनी आई है? 1 किलो जूल एनर्जी आई है, इजंट इट? तो हमें क्या दिख रहा है फूड चेन के अंदर कि अगर मैन अगर किसको कंज्यूम करते हैं, एनिमल्स को कंज्यूम करते हैं, तो क्या होता है? उनके अंदर एनर्जी कम होती है कंपेयर टू द प्लांट्स। ठीक है, दैट्स वाई जो हमारी पॉपुलेशन है वो ज्यादातर क्या है? वेजिटेरियन, बिकॉज बाय ईटिंग द प्लांट दे विल हैव द मोर एनर्जी। यानी यहाँ तक है। ठीक है, तो हमने यहाँ तक क्या कर लिया? वो सेक्शन बी कंप्लीट कर लिया। तो होप सो आपको सेक्शन ए के सारे एमसीक्यू और सेक्शन बी के सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, अब इसी एनर्जी के साथ हम सेक्शन सी शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सेक्शन सी के अंदर आपको पता है कौन से क्वेश्चंस मिलने वाले हैं? दैट यू विल गेट द क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे वो 3 3 मार्कर्स के होंगे। ठीक है, ऑल क्वेश्चंस आर इजी अगर हमने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा है, और जो चीज उसने हमसे पूछी है वो हम उसको एग्जैक्ट आंसर्स अगर हम दे रहे हैं तो। यानी आता है कि ठीक है, तो देखो अब सेक्शन सी हम शुरू करते हैं। ठीक है, अब देखो सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन क्या है आपका? कि रिएक्शन आपको दे रखी है, पूछ रहा है कि इसमें से कौन सी रिएक्शन होगी और कौन सी रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो जिंक प्लस में कॉपर सल्फेट, एरो डाल के जिंक सल्फेट प्लस में कॉपर। तो पहली वाली रिएक्शन में आपको ये चेक करना, जो आइसोलेटेड एलिमेंट है, जो अकेला एलिमेंट है, वो दूसरे वाले से ज्यादा रिएक्टिव है या फिर कम रिएक्टिव है। तो पहली वाली रिएक्शन में कौन अकेला दे रखा है, कौन आइसोलेटेड एलिमेंट है? दैट इज अ जिंक। तो जिंक जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है या फिर कम रिएक्टिव है? तो आप बोलोगे भाई ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि जिंक आपका ऊपर आता है, इजंट इट? तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, तो क्या होगा? वो कॉपर को हटा देगा और जिंक सल्फेट बन जाएगा, तो पहली रिएक्शन होगी। ठीक है, सेकंड रिएक्शन के अंदर आप चेक करो तो आयरन जो है वो जिंक से कम रिएक्टिव होता है, और आयरन अगर जिंक से कम रिएक्टिव होता है तो क्या होगा? रिएक्शन नहीं होगी, दिस रिएक्शन विल नॉट टेक्स प्लेस। और थर्ड वाली रिएक्शन में ऐसे चेक करो, जो जिंक जो अकेला एलिमेंट है वो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है या फिर कम रिएक्टिव है? तो आंसर है ज्यादा रिएक्टिव है। हमें पता है जो रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर जो ऊपर आते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो जिंक ने आयरन को हटा दिया, जिंक सल्फेट बन गया, तो ये रिएक्शन भी होगी। ठीक है, तो रिएक्शन कौन सी हो रही है? ए और सी रिएक्शन हो रही है। तो ए एंड सी रिएक्शन टेक प्लेस, ये दो रिएक्शन होगी, बिकॉज इसमें क्या है? ठीक है, क्योंकि जो पहली वाली रिएक्शन है, फर्स्ट वाली रिएक्शन के अंदर जो है, जो हमारा जिंक है इज मोर रिएक्टिव। जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन, इससे ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। तो जिंक जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो क्या होने वाला है? जिंक डिस्प्लेस द कॉपर, जिंक डिस्प्लेस द कॉपर। तो वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, जिसके वजह से हमारा क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पहले वाले में हो गई है, और क्या बन गया? जिंक सल्फेट बन गया है। ठीक है, ऐसे बी वाले के अंदर तो होगा नहीं क्योंकि वो कम रिएक्टिव है, और सी वाले के अंदर भी क्या होगा? रिएक्शन होगी, क्योंकि जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है कंपेयर टू द आयरन। तो जिंक ने क्या करा? आयरन को हटा दिया, जिंक सल्फेट बन गया। ठीक है, तो पहली वाली रिएक्शन हो रही है, थर्ड वाली रिएक्शन हो रही है, बिकॉज जो आइसोलेटेड एलिमेंट है वो ज्यादा रिएक्टिव है कंपेयर टू द अदर एलिमेंट। यानी यहाँ तक ये ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट आर सोप केमिकली? सोप्स क्या होते हैं, और हाउ डू दे डिफर फ्रॉम द सिंथेटिक डिटर्जेंट, एंड मेंशन देयर यूजेस। ठीक है, तो सोप क्या होते हैं और डिटर्जेंट्स क्या होते हैं? ठीक है, हमें पता है जो सोप्स होते हैं वो क्या है? इट इज अ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ, इट इज अ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो जो सोप है वो क्या है? सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, दूसरी जगह अगर हम डिटर्जेंट की बात करें, जो सेकंड हमारा सिंथेटिक डिटर्जेंट है,
है। जो हमारे डिटर्जेंट्स होते हैं, डिटर्जेंट्स क्या है? इट इज अ इट इज एन अमोनियम, इट इज एन अमोनियम और सल्फोनेट, अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो जो हमारा सॉल्ट है, हाँ, जो हमारा सोप है वो कौन है? सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। उसमें कौन आता है? सोडियम और पोटेशियम आता है। और डिटर्जेंट के अंदर क्या आता है? इट इज अ लॉन्ग चेन ऑफ अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब इन दोनों का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? बोथ आर यूज इन द क्लीनिंग। ठीक है, दोनों का क्लीनिंग में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बोथ आर यूज इन क्लीनिंग, बोथ आर यूज इन क्लीनिंग। ठीक है, क्लीनिंग द क्लोथ्स इन सब में। ठीक है, बट होता क्या है, जो हमारा सोप होता है वो हार्ड वाटर के अंदर रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, जो सोप, अगर हमारा पानी कौन सा होगा? हार्ड वाटर होगा। हार्ड वाटर कौन होता है? जिसमें कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस ज्यादा होते हैं। तो जो सोप होता है वो हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, जबकि जो हमारा डिटर्जेंट होता है वो दोनों टाइप के पानी के साथ रिएक्ट कर सकता है, हार्ड वाटर के साथ भी और सॉफ्ट वाटर के साथ भी। ठीक है, तो मैं याद रखना है, जो सोप होता है it do not show cleaning action, it do not show cleaning action in hard water। ठीक है, तो वो हार्ड वाटर के अंदर क्लीनिंग एक्शन को शो नहीं करता है। ठीक है, जबकि जो हमारा डिटर्जेंट होता है इट कैन शो द क्लीनिंग एक्शन इन बोथ हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। ठीक है, वो हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर दोनों के साथ वो क्लीनिंग रिएक्शन को शो करेगा। और हमें पता है हार्ड वाटर कौन होता है? जिसके अंदर कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो सोप क्या है? इट इज अ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कहाँ पे क्लीनिंग करता है? सॉफ्ट वाटर के अंदर ही करता है, सिर्फ हार्ड वाटर के अंदर नहीं करता। जबकि जो डिटर्जेंट है इट इज एन अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इट शो द क्लीनिंग एक्शन इन बोथ हार्ड वाटर एंड द सॉफ्ट वाटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में वो आपको इसने बड़ा सा ये दे दिया और वो आपसे पूछेगा एबीसी यहाँ पर कौन है ना? और 3 मार्कर का क्वेश्चन है तो वो आपसे वो 3 चीजें पूछेगा मेनली। देखो, सबसे पहला क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ मैनी मेडिसिन। ऑर्गेनिक कंपाउंड ए जो है वो बहुत सारी मेडिसिन का कंस्टिट्यूएंट है एंड इट इज यूज एज अ एंटी फ्रीज, उसका एंटी फ्रीज की तरह इस्तेमाल किया जाता है। एंड हैज अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ दिस। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जो जो हमें दे रखा है ना, तो वो बेसिक चीज हमें लिख लेनी है। तो कंपाउंड ए जो है वो आपका, उसका हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? एंटी फ्रीज में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको क्या दे दिया इसने? C2H6O दे दिया। ठीक है, तो अपॉन रिएक्शन विद द अल्कलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट कंपाउंड ए इज ऑक्सीडाइज टू द कंपाउंड बी। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड ए है ना आपका, इस कंपाउंड ए को क्या करा है? अल्कलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट के साथ रिएक्ट करा है, यानी कि उसको ऑक्सीडाइज करा है, जिससे कंपाउंड ए जो है वो आपका कंपाउंड बी में कन्वर्ट हो गया है। तो आपकी रिएक्शन ना एक ही है ना? ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या हो रहा था? ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर हम क्या कर रहे थे? हमारे अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर रहे थे? कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर रहे थे बाय यूजिंग द अल्कलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट और द एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। इजंट इट? ये वही रिएक्शन है आपकी ये। ठीक है, तो कंपाउंड ए को किसके साथ रिएक्ट करा है? अल्कलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट के साथ रिएक्ट करा है। तो कंपाउंड ए जो है वो आपका कंपाउंड बी में कन्वर्ट हो गया। तो कंपाउंड ए कौन है आपका? अल्कोहल है। और कंपाउंड बी कौन है आपका? कार्बोक्सिलिक एसिड है। और कितने कार्बन दिखाए हैं? दो दो कार्बन है। तो पहला वाला कौन सा अल्कोहल हो गया? इथेनॉल। और कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया? इथेनॉइक एसिड बन गया। ठीक है, तो पता लग गया हमें कौन है कंपाउंड ए और कंपाउंड बी। ठीक है, तो कंपाउंड ए कौन है हमारा? इथेनॉल। ठीक है, तो इथेनॉल हमारा कौन है? कंपाउंड ए। और इसी का हम इस्तेमाल करते हैं एज अ एंटी फ्रीज में, ये चीजें फ्रीज ना हो। इस इथेनॉल को किसके साथ रिएक्ट करा है? अल्कालाइन पोटेशियम पर मैग्नेट के साथ रिएक्ट करा है, KMnO4 के साथ रिएक्ट करा है, जिससे क्या बन गया? वो ऑक्सीडाइज होकर कंपाउंड बी बन गया। और हमें पता है जब हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में, यानी कि वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इथेनॉइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कंपाउंड ए कौन है आपका? इथेनॉल। कंपाउंड बी कौन है? इथेनॉइक एसिड। तो राइट द केमिकल इक्वेशन, और केमिकल इक्वेशन भी हमें बतानी है। ये तो हमने क्या लिखी? केमिकल रिएक्शन। और केमिकल इक्वेशन क्या होगी? इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख देंगे, तो C2H5OH अल्कलाइन
KMnO4 की वजह से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इथेनॉइक एसिड के अंदर। तो इथेनॉइक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है, ऐसे ही होता है ना। तो उसका फॉर्मूला क्या हो गया, CH3COOH। ठीक है, तो दिस विल बी द केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो आपको हल्की सी भी अगर हिंट पता लग जाए ना रिएक्शन कौन से, तो हमें कंपाउंड ए बी का पता लग जाता है। सपोज हमें नहीं पता था कि एंटीफ्रीज कौन है, बट आगे इसने क्या बोला कि अल्कालाइन पोटेशियम फॉर मैग्नेट से कंपाउंड ए जो है वो ऑक्सीडाइज होकर कंपाउंड बी में कन्वर्ट हो गया, तो हमें पता लग गया। तो कंपाउंड ए कौन है, हमारा इथेनॉल है। ठीक है, उसको एल्कालाइन पोटेशियम पर मैग्नेट के साथ रिएक्ट करा तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, इथेनॉइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड क्यों लिए, क्योंकि इसने हमें दिखाया दो दो कार्बन ही है। ठीक है, तो कंपाउंड ए आपका इथेनॉल है और कंपाउंड बी कौन है, इथेनॉइक एसिड है। नहीं आता कि, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसलिए दे रखा है, अ ग्रीन स्टेम्ड रोज प्लांट डिनोटेड बाय GG एंड अ ब्राउन स्टेम रोज प्लांट डिनोटेड बाय द स्मॉल g allowed to undergo a cross with the each other, list your observation reading the color of the stem in the F1 generation। ठीक है, तो यानी कि ग्रीन ग्रीन कलर का स्टेम है जो कि कैपिटल जी, और एक ब्राउन कलर का स्टेम है जो कि स्मॉल जी, इन दोनों को क्रॉस करा तो F1 जनरेशन कैसी आएगी हमें पता है। तो कैपिटल जी ये पेरेंट हो गई है, पेरेंट जनरेशन। और उसको किसके साथ स्मॉल क्रॉस करा है, स्मॉल जी। तो कैपिटल जी कौन है, वो कौन है, हमारी ग्रीन है। और स्मॉल जी कौन है, ब्राउन है। तो F1 जनरेशन के अंदर क्या होता है, F1 जनरेशन के अंदर हमें पता है क्या आता है, कैपिटल जी स्मॉल जी आता है। ठीक है, तो कैपिटल जी स्मॉल जी अगर आएगा और एक भी कैपिटल जी अगर आ गया तो कलर क्या होने वाला है, ग्रीन होने वाला है। तो कलर क्या होने वाला है, ग्रीन स्टेम बनने वाली है। ठीक है, तो F1 जनरेशन के अंदर जो स्टेम का कलर होगा वो क्या होगा, ग्रीन कलर का होगा। क्योंकि इसमें जो जीनोटाइप है वो क्या आएगा, कैपिटल जी स्मॉल जी आएगा। और एक भी कैपिटल जी अगर आ गया तो स्टेम कलर विल बी द ग्रीन। ठीक है, आगे पूछ रहा है परसेंटेज ऑफ द ब्राउन स्टेम इन द F2 जनरेशन इफ द F1 जनरेशन है सेल्फ पॉलिनेटेड। तो स्टेम की ब्राउन स्टेम जो प्लांट्स होंगे उसकी F2 जनरेशन के अंदर परसेंटेज क्या होगी। ठीक है, और फिर आगे हमसे वो रेशियो में पूछ रहा है कैपिटल जी और कैपिटल जी स्मॉल जी में। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा ये जो आपका क्वेश्चन है ना, ये किस पे दे रखा है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस पे दे रखा है। और मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्यों है, बिकॉज इसमें सिर्फ एक ही करेक्टर पे ध्यान दिया गया, दैट इज द स्टेम कलर, इजंट इट। ठीक है, तो पूरा का पूरा आप क्रॉस बना के देखो, पूरा क्रॉस बनाओ और उसके बाद जो उसने हमसे पूछा है वो उसका आंसर देना होगा हमें। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता है ये कौन सा क्रॉस है आपका, ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस है। दिस इज अ मोनो हाइब्रिड क्रॉस। और मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्यों है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही करेक्टर पे ध्यान दिया गया, दैट इज अ स्टेम कलर। स्टेम कलर पे ध्यान दिया है। ठीक है, तो पैरेंट जनरेशन के अंदर क्या है, सबसे पहले तो ग्रीन स्टेम है, उसको क्रॉस किया गया किसके साथ, ब्राउन स्टेम के साथ। ग्रीन स्टेम को क्रॉस किया गया ब्राउन स्टेम के साथ। तो ग्रीन के लिए इसने क्या यूज करा है, कैपिटल जी और फिर देन स्मॉल जी। ठीक है, फिर इसके क्या बनेंगे, वो गैमीट्स बनेंगे। तो गैमीट में हमें पता है दो में से सिर्फ एक ही जाता है, दो में से सिर्फ एक ही जाता है। ठीक है, तो फिर जो F1 जनरेशन आएगी तो कितने गैमीट है, यहाँ पे दो गैमीट है। दो बॉक्स जो हम बनाएंगे उसमें दो कॉलम दो रोज, तो कैपिटल जी और फिर यहाँ पे हमारा ये स्मॉल जी। ठीक है, तो उसको क्रॉस करा तो ये कुछ ऐसे आ रहा है। ठीक है, तो पूरा मोनो हाइब्रिड क्रॉस बनाने के बाद आप इजीली आंसर दे सकते हो। ठीक है ना, तो F1 जनरेशन सारी के सारे क्या आ रही है, ऑल आर ग्रीन स्टेम प्लांट, ऑल आर ग्रीन स्टेम प्लांट, सारे के सारे ग्रीन स्टेम प्लांट्स आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक कैपिटल जी सब में आ गए। ठीक है, फिर हमें पता है इन दो प्लांट को उठाना है और देन इनके बीच में क्या करना है, सेल्फ पॉलिनेशन करनी है। किसके बीच में सेल्फ पॉलिनेशन बोली है इसने ठीक है, तो सेल्फ पॉलिनेशन हुई है एंड देन रेशियो ये। ठीक है, तो सेल्फ पॉलिनेशन में पता है इनमें से भी किसी दो प्लांट को उठाओ और देन इनके बीच में सेल्फ पॉलिनेशन हो गया। पहले इनमें क्या हो रहा था, क्रॉस पॉलिनेशन। शुरुआत में तो क्या हुआ है, क्रॉस पॉलिनेशन। अब F1 जनरेशन के किसी भी दो प्लांट को उठा के इनके बीच में क्या हो जाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। ठीक है, तो कैपिटल जी स्मॉल जी। ठीक है, अब इनके गैमीट्स बनेंगे। अब जो गैमीट्स बनेंगे तो उनमें से कोई एक ही ले लिया, दो में से कोई एक ही ले लिया। ठीक है, फिर क्या होगा, F2 जनरेशन क्या आएगी, कैपिटल जी स्मॉल जी, कैपिटल जी स्मॉल जी। ठीक है, क्रॉस करेंगे तो क्या आ रहा है, कैपिटल जी स्मॉल जी, कैपिटल जी स्मॉल जी, यहाँ पे स्मॉल जी। ठीक है, तो ये कौन आ गई, F2 जनरेशन आ गई। तो F2 जनरेशन के अंदर हमें दिख रहा है क्या आ रहा है, कैपिटल जी
कैपिटल जी, और देन स्मॉल जी, इसका रेशियो क्या आ रहा है? 1:में, 2:में 1 आ रहा है ना, 1 ये, 2 ये और 1 ये। ठीक है, अब देखो उसने हमसे पूछा क्या क्या था। हमने पूरे मोनो हाइब्रिड क्रॉस बना लिए, ठीक है, तो ग्रीन स्टेम और ब्राउन स्टेम के बीच में क्रॉसिंग हुई, तो F1 जनरेशन सारी की सारी ग्रीन कलर की निकल के आ गई। फिर इसमें से किसी दो प्लांट को उठा के इनके बीच हमने क्या कर दिया? सेल्फ पॉलिनेशन कर दिए। क्या कर दिए? सेल्फ पॉलिनेशन ही करते हैं। और सेल्फ पॉलिनेशन करने की वजह से जो F2 जनरेशन आ रही है, में क्या आ रहा है? कैपिटल जी, स्मॉल जी रेशियो क्या है? 1:में, 2:1। ठीक है, ग्रीन और ब्राउन का अगर हम रेशियो देखें तो 3:1 होता है। जैसे टॉल और डॉफ का क्या था? 3:1 था। और यहाँ पर ऐसी ग्रीन और ब्राउन स्टेम का जो रेशियो होगा वो कितना होगा? 3:1 होगा। दैट विल बी 3:1। ठीक है, अब देखो पहला वाला पार्ट तो हमने कर लिया था। F1 जनरेशन सारी क्या होगी? ग्रीन होगी। ठीक है, आगे सेकंड क्या पूछ रहे हैं? परसेंटेज ऑफ अ ब्राउन स्टेम प्लांट। ब्राउन स्टेम प्लांट की परसेंटेज क्या है इन द F2 जनरेशन? ठीक है, तो F2 जनरेशन हमारी ये रही। और इस F2 जनरेशन के अंदर परसेंटेज हमसे वो पूछ रहा है किसकी? ब्राउन स्टेम की। तो ब्राउन तो सिर्फ एक ही है। ठीक है, ब्राउन तो सिर्फ एक ही है, तो बी के अंदर हमसे इसने परसेंटेज पूछा है, परसेंटेज ऑफ ब्राउन स्टेम। तो ब्राउन स्टेम है कितने यहाँ पर? 1 ही है। अपॉन में टोटल कितने हैं यहाँ पर? 5। हाँ, 3, 4 और इनटू में 100। तो परसेंटेज कितनी निकल के आ गई है? ये 1 पर गया, ये 2 पर, और ये तो कितनी परसेंटेज निकल के आ गई? 25% निकल के आ गई है। डन है ये, क्योंकि ब्राउन स्टेम कितने हैं यहाँ पर? से 1 है, और टोटल नीचे 4 आ गए, इनटू में 100 करके परसेंटेज कितनी आ गई? 25% आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, आगे से रेशो हमसे किसकी पूछी है? कैपिटल जी और कैपिटल जी की रेशियो कितनी आ रही है? हमें पता है कैपिटल जी भी कितने थे? 1 थे। और कैपिटल जी कितने थे? 2 थे। तो कैपिटल जी और कैपिटल जी का रेशियो क्या आ रहा है? 1:में 2 निकल के आ रहा है। क्या आ रहा है? 1:में 2। समझ गए ना ये? ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन हमें दिख रहा है कि ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस पर है। सिर्फ इसमें एक ही करेक्टर पर ध्यान दिया गया, दैट इज अ स्टेम कलर। और उसके बेसिस हमने पूरा मोनो हाइब्रिड क्रॉस बना लिया, और मोनो हाइब्रिड क्रॉस बनाने के बाद जो हमसे इसने पूछा उसका हमने आंसर दे दिया। ठीक है, कि F1 जनरेशन सारी क्या ग्रीन है? परसेंटेज कितनी निकल के आई ब्राउन स्टेम की? वो 25% निकल के आ रही है। और कैपिटल जी स्मॉल जी का जो रेशियो क्या आ रहा है? 1:2 आ रहा है। डन है ये? ठीक है, तो पहले क्रॉस करके पूरा देख लेना एंड देन उसका आंसर देना। ठीक है, डन ये। अब देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? एक्सप्लेन हाउ पेस्टिसाइड एक्यूमुलेट इन द एनवायरमेंट। पेस्टिसाइड कैसे एनवायरमेंट के अंदर एक्यूमुलेट हो जाते हैं? पेस्टिसाइड्स कौन होते हैं? वो चीजें, वो केमिकल्स जो डिग्रेड नहीं होते हैं, है ना। और इन केमिकल्स का हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? फॉर किलिंग द पेस्ट, दम्स वगैरह को मारने के लिए, इजंट इट? ये जो पेस्टिसाइड्स होते हैं वो हमारे एनवायरमेंट के अंदर कैसे एक्यूमुलेट हो जाते हैं? देखो सबसे पहले जो हमारे पेस्टिसाइड्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स जो होते हैं वो कौन है? दे आर द केमिकल्स। ये केमिकल्स है जिनका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? टू किल द पेस्ट, पेस्ट को मारने के लिए, वॉर्म्स वगैरह को मारने के लिए क्रॉप के अंदर। ठीक है, तो ये जो पेस्टिसाइड्स होते हैं उनको स्प्रे किया जाता है कहाँ पर? क्रॉप पर। ठीक है, इन पेस्टिसाइड्स को हम क्या करते हैं? स्प्रे करते हैं कहाँ पर? क्रॉप पर हम स्प्रे करते हैं। और क्रॉप पर स्प्रे करने की वजह से वो पेस्ट, तो ये जो पेस्टिसाइड्स होता है, जो केमिकल होता है, वो कहाँ चला जाता है? सॉइल में चला जाता है। ठीक है, वो जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, जो केमिकल होते हैं, उस केमिकल की वजह से पेस्ट वगैरह तो मर जाते हैं, बट साथ में क्या होता है? वो सॉइल के अंदर भी चले जाते हैं। और फिर सॉइल से फिर वो वापस कौन एब्जॉर्ब कर लेता है उसको? प्लांट्स की रूट्स एब्जॉर्ब कर ली जाती, प्लांट्स के रूट्स उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं ना, एब्जॉर्ब बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट, रूट्स ऑफ द प्लांट, प्लांट के रूट्स उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और फिर उस वो प्लांट को जब कोई और एनिमल ईट करेगा, तो फिर वो प्लांट्स भी किस में चले जाएंगे? एनिमल में चले जाएंगे। ठीक है, और फिर एनिमल जब डाई करेंगे फिर वापस वो सॉइल में आ जाएंगे। तो ऐसे पेस्टिसाइड जो होते हैं वो एनवायरमेंट के अंदर एक्यूमुलेट हो जाते हैं, रह जाते हैं। ठीक है, और ये क्यों रह जाते हैं? बिकॉज ये जो पेस्टिसाइड्स होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल्स होते हैं, ये खत्म नहीं हो सकते। तो पेस्टिसाइड्स आर द केमिकल्स दैट यूज टू किल द पेस्ट, तो पेस्ट को किल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो पेस्टिसाइड्स को हम क्रॉप पे स्प्रे करते हैं, जिससे पेस्ट तो मर जाते हैं, पेस्ट तो किल हो जाते हैं, और साथ में वो पेस्टिसाइड जो होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं? सॉइल में चले जाते हैं, सॉइल से फिर वो वापस प्लांट के अंदर, प्लांट से फिर वो एनिमल्स। बाय दीज थिंग्स द पेस्टिसाइड्स आर एक्यूमुलेट इन द एनवायरमेंट। यानी आता है कि ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ये आपको पूरा का पूरा लिखना है, ये मैंने सिर्फ फ्लो चार्ट में आपको बता दिया कि कैसे पेस्टिसाइड जो होते हैं वो एनवायरमेंट के अंदर एक्यूमुलेट हो जाते हैं। ठीक है, देखो अब आगे क्वेश्चन क्या है? आगे क्वेश्चन आपका, रोहित वांट्स टू हैव एन इन्वर्टेड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट
यूजिंग अ कॉनकेव मिरर। किसकी बात हो रही है? कॉनकेव मिरर की बात हो रही है। इफ ही केप्ट द ऑब्जेक्ट एट द डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर एंड द इमेज इज फ्रॉम एट द डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, तो देन स्पेसिफाई द रेंज ऑफ द फोकल लेंथ। रे डायग्राम आपको बना के दिखाना है और मैग्निफिकेशन, वेरी इजी क्वेश्चन, और यही आपके बहुत सारे ऐसे ही सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी में दे रखे हैं, इजंट इट? तो देखो कैसे करना है। सबसे पहले वो किसकी बात कर रहा है? आपको कॉनकेव मिरर की बात कर रहा है, तो कॉनकेव मिरर आप बनाओ। ठीक है, जिस भी मिरर की या फिर जिस भी लेंस की बात करेगा वो हमें साइड में ड्रॉ करना है, तो कॉनकेव लेंस हमने ये ड्रॉ कर ली। यहाँ पे ये कौन आ गया? पोल आ गया। ये कौन आ गया? प्रिंसिपल फोकस। ये कौन आ गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब उसको कैसी इमेज बन चाहिए? ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करा है इसने? 50 सेंटीमीटर पे प्लेस करा है। ठीक है, और जो इमेज होती है वो कहाँ पे बनती है? 30 सेंटीमीटर पे बनती है। ठीक है, तो यू कितना दे रखा है? 50 सेंटीमीटर। और जो वी है वो कहाँ पे बनता है? 30 सेंटीमीटर पर। ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करा है? 50 सेंटीमीटर पर, और इमेज का बनती है 30 सेंटीमीटर पर। हमें पता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? यू बोलते हैं। और इमेज डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? वी बोलते हैं। ठीक है, और ऑब्जेक्ट जो और इमेज यहाँ पे कैसी बन रही है? इन्वर्टेड बन रही है, उल्टी इमेज बन रही है। ठीक है, तो जो इमेज है वो कैसी बन रही है? इन्वर्टेड। ठीक है, इमेज जो है वो इन्वर्टेड बनी है। इमेज इज इन्वर्टेड। ठीक है, तो हमें क्या क्या दे रखा था वो हमने लिख दिया। अब इसके बाद हम अप्लाई करेंगे साइन कन्वेंशन। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन अगर हम अप्लाई करें तो हमें पता है जो यू होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है, वो हमेशा इंसिडेंट रे के ऑपोजिट होता है। तो यू तो आपका हमेशा ही नेगेटिव होता है, तो यू क्या हो गया? -50 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, और इमेज अगर आपकी इन्वर्टेड बनी है तो वी भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, क्वेश्चन में हमारा आंसर गलत आ जाता है अगर हमने साइन ठीक से नहीं लगाए तो। यू तो हर केस के अंदर ही नेगेटिव होता है, बट वी आपको चेक करना होगा। अगर इन्वर्टेड इमेज बन रही है ना, तो इन्वर्टेड इमेज अगर हमारी बन रही है तो वो इस साइड ही बनेगी। ठीक है, और वो इंसिडेंट रे के ऑपोजिट ही जाएगी। तो इमेज अगर इन्वर्टेड है तो वी भी आपका नेगेटिव होगा। ठीक है, अब बोला क्या था पहले वाले पार्ट के अंदर? इसने हमसे क्या निकालना है? फोकल लेंथ निकालनी है, फोकल लेंथ। ठीक है, तो एफ के आगे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। और अब हम क्या लगाएंगे? मिरर फॉर्मूला। तो बाय मिरर फॉर्मूला वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ एफ। ठीक है, तो बाय मिरर फॉर्मूला। ठीक है, तो मिरर फॉर्मूला किसके इक्वल होता है? 1/v प्लस में 1/u इक्वल्स टू द 1/f होता है। ठीक है, v कितना दे रखा है हमें? -30। u कितना दे रखा है? -50। और f हमें निकालना है, तो ध्यान से सॉल्व करके हम फोकल लेंथ निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखो उसके कैलकुलेशन आगे करते हैं। तो -1/30, ये क्या हो गया? -1/50 इक्वल्स टू द 1/f। ठीक है, तो क्रॉस करो तो -50 -30 अपॉन में 5 3 15, और ये 2 0 इक्वल्स टू द 1/f। तो -80 अपॉन में 1500 इक्वल्स टू द 1/f। जीरो से जीरो कट गया। ठीक है, अब इसको उल्टा कर देंगे, तो 1/f किसके इक्वल हो गया? -150 अपॉन में 8 के इक्वल हो गया। अब इसको काटा पीटी करा, हाँ एफ ऊपर आ जाएगा ना। एफ इक्वल्स टू द -150 अपॉन में 8। तो उसको काटा पीटी करा तो ये कितने पे गया? ये 4 पर, और ये 75। तो फोकल लेंथ आ गई इसकी -75 अपॉन में 4। ठीक है, अब इसको और डेसिमल के फॉर्म में लिखे तो ये 1 पर, ये 1 पर, 3 इसके पास आ गया तो 32 गया, ये 8 पर। तो फोकल लेंथ आ रही है इसकी -18.7 समथिंग कुछ। ठीक है, तो फोकल लेंथ ये आ गई 18.7 कुछ, 19 समथिंग जा रही है फोकल लेंथ। ठीक है, तो फोकल लेंथ हमारी ये 18.7 जा रही है। यू हमें से दे रखा है, वी हमें इसने दे रखा था। ठीक है, तो फोकल लेंथ हमने निकाल ली बाय यूजिंग द मिरर फॉर्मूला। ठीक है, तो वैल्यूज को पुट करने से पहले हमें ध्यान से साइन लगाना है। यू आपका हमेशा नेगेटिव होगा, और वी भी नेगेटिव होगा, क्योंकि इसने हमें कैसी इमेज दे रखी थी? दैट इमेज इज द इन्वर्टेड। ठीक है, तो मिरर फॉर्मूला से वी आर गेटिंग द फोकल लेंथ हियर। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या बोल रहा है? इसने हमसे रे डायग्राम बनाना है, वेरी इंपॉर्टेंट, रे डायग्राम बनाना है। और साथ में मैग्निफिकेशन कितना प्रोड्यूस होगा वो भी आपको बताना है। तो रे डायग्राम बना के देखते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमें पता है रे डायग्राम के अंदर हमें किसकी बात कर रहा है? ये कॉनकेव मिरर की बात कर रहा है। तो ये हमारा कौन हो गया? पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये हमारा सी हो गया। ठीक है, फोकल लेंथ हमारी कितनी आई है? 18.7 निकल के आई है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया था? 50 पर। अगर ये 18 है तो 18 का डबल करेंगे तो कितना आएगा? 36 कुछ आएगा, है ना। 18 का डबल क्या होता है? 36 समथिंग कुछ होता है। और ऑब्जेक्ट को 50 पे रखा गया, तो यानी कि सी के भी पीछे रखा गया ऑब्जेक्ट को। यू कितना रखा गया? 50 सेंटीमीटर, इजंट इट?
ठीक है, तो हमें अंदाजे से पता लग जाएगा ये ना। फोकल लेंथ अगर आपकी 18 आ रही है तो 18 का डबल क्या होता है, समथिंग 18.7 का जो डबल होगा वो 36 समथिंग कुछ जाएगा। और ऑब्जेक्ट को 50 में रखा गया, तो यानी कि ऑब्जेक्ट को सी के पीछे रखा गया, बियॉन्ड सी रखा गया है। और पहले से ही हमें पता होता है कि अगर ऑब्जेक्ट अगर क्या है, बियॉन्ड सी है, ऑब्जेक्ट अगर बियॉन्ड सी है तो इमेज कहाँ होगा, बिटवीन सी एंड एफ होगा, तो ऑब्जेक्ट विल बी बिटवीन सी एंड एफ। हाँ, इमेज जो है वो कहाँ बनने वाली, सी और एफ के बीच में बनने वाली है ना। तो ये चीज हमें पहले ही पता है। ठीक है, तो उसका रे डायग्राम अब ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो पहली रे कहाँ से गई, पैरल गई, और इट विल पास फ्रॉम द फोकस। सेकंड रे को फोकस से पास करवा दो, और देन फिर वो पैरल हो गई, और कहाँ जाके मीट कर रही है, सी और एफ के बीच में मीट कर रही है। ठीक है, तो ये रे डायग्राम हमने बना दिया। ठीक है, और इस रे डायग्राम को बनाने के लिए ना ध्यान से एरोस लगाने, और कहाँ आपकी इमेज बनी है ये भी हमें बताना है। ठीक है, और नेचर वगैरह भी बता देंगे। तो पोजिशन ऑफ, तो पोजिशन ऑफ इमेज, इमेज के पोजिशन कहाँ पर है, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में है। ठीक है, और साइज निकालेंगे, साइज ऐसे डिमिनिस्ड आएगा। ठीक है, साइज आपका क्या आने वाला है, डिमिनिस्ड आने वाला है, छोटा आएगा। ठीक है, और नेचर जो है वो क्या होने वाला है, रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर इज रियल एंड, ठीक है, तो ये डायग्राम हो गया। अब इसके बाद वो हमसे क्या पूछ रहा है, मैग्निफिकेशन भी बता दो। तो मैग्निफिकेशन भी बता देते हैं सी पार्ट के अंदर। तो मैग्निफिकेशन किसके इक्वल होता है, हमें पता है -v/u के इक्वल होता है। और v आपका कितना दे रखा था इसने, 30, -30, और u कितना था, -50। तो माइनस से माइनस तो अंदर कट गया, तो एक माइनस रह गया, काटा तो कितना आ गया, 3/5। और 3/5 का मतलब क्या हो गया, माइनस में 0.6 हो गया। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन क्या आ रहा है, 0.6, यानी कि 1 से कम आ रहा है। और 1 से कम आने की वजह से वो क्या है, डिमिनिस्ड है। ठीक है, और नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड शो कर रहा है, वो हमें रे डायग्राम में दिख ही रहा है ना ये। ठीक है, तो दिस इज द न्यूमेरिकल, बहुत इजी है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में भी दे रखे हैं, और ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। ठीक है, तो जिस मिरर की वो बात करेगा, जिस भी लेंस की बात करेगा, वो हम ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, जो जो हमें इसमें दे रखा है वो हमने लिख लिया, और साइन ध्यान से लगा देंगे। यू आपका हमेशा नेगेटिव होगा, और वी अगर इन्वर्टेड दे रखा है मिरर के केस में तो वी भी नेगेटिव होगा। उसको विद मिरर फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हमने फोकल लेंथ निकाल ली। रे डायग्राम हमने बना दिया, अप्रोक्सीमेट अंदाजा लगा के, अगर एफ अगर 18 है तो उसका डबल करके सी होगा, और यू अगर 50 दे रखा है तो यानी कि बियॉन्ड सी चला गया। और बियॉन्ड सी अगर ऑब्जेक्ट चला जाता है तो इमेज सी और एफ के बीच में होती है, मैग्निफिकेशन भी हमने फिर निकाल दिया है ना ये। ठीक है, तो ये इजी सा न्यूमेरिकल हमने कर लिया है। अब देखो सेक्शन सी का नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, व्हाट इज मीन बाय द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है, एंड स्टेट हाउ द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज अफेक्टेड व्हेन द करंट इज, लो करंट इज पासिंग थ्रू द, और हैवी करंट इज पासिंग थ्रू द 30 सेकेंड। तो हमें पता है जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है वो क्या होती है, एक प्रकार का रेजिस्ट, क्या होता है, एक प्रकार की हिंड्रेंस होती है, रुकावट होती है टू द फ्लो ऑफ द करंट, इजंट इट। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या है, इट इज अ hindrance for the फ्लो ऑफ करंट, फॉर द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, तो ये हिंड्रेंस है, रुकावट है, किसके लिए, करंट के फ्लो के लिए, जो करंट को आगे जाने से रोकता है। ठीक है, और हमें पता है जो रेजिस्टेंस होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एरिया क्रॉस सेक्शन के, और टेम्परेचर के भी, और नेचर ऑफ मटेरियल के भी। और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमारा क्या निकल के आया था, फिर ρL/A निकल के आया था। ठीक है, अब देखो आगे क्या पूछा कि करंट अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, करंट अगर कम होगा तो, और अगर हैवी करंट जाएगा तो क्या होगा। ठीक है, डन ना, ये तो रेजिस्टेंस हमारा हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, लास्ट क्वेश्चन ये। ठीक है, तो सेक्शन सी का ये लास्ट क्वेश्चन है, तो सेक्शन ए हमने कर लिया है, सेक्शन बी हमने कर लिया, एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन सी। ठीक है, अब देखो सेक्शन सी में हमें क्या कह रहा है, अ करंट इज अलाउड टू फ्लो थ्रू अ सोलेनॉइड, कि करंट जो है वो सोलेनॉइड से पास हो रहा है, एंड स्टेट योर ऑब्जर्वेशन फॉर द फॉलोइंग केसेस एंड गिव रीजन द सेम। तो सोलेनॉइड कब बिहेव करता है लाइक अ मैग्नेट, और सोलेनॉइड टेम्पररी मैग्नेट क्यों है ना, तो सोलेनॉइड से दूसरा क्वेश्चन आ गया ये। ठीक है, तो देखो उसका आंसर क्या है, जो सोलेनॉइड है वो मैग्नेट की तरह कब बिहेव करता है, जब उससे करंट को पास करते हैं। तो एज द करंट इज पासिंग थ्रू द सोलेनॉइड, तो देन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ड्रॉन अराउंड इट, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनने लगती है। और जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसके आसपास बनने लगती है, तब हमारा सोलेनॉइड जो होता है वो किसकी तरह बिहेव करता है, मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ठीक है,
तो सोलेनॉइड बिहेव लाइक अ मैग्नेट। तो सोलेनॉइड जो है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है कब? व्हेन करंट इज पास थ्रू इट। करंट इज पास थ्रू इट। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, इससे करंट को पास करते हैं, तो करंट जब हम इससे पास करते हैं तो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म्ड होती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर फॉर्म्ड। ठीक है, तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म्ड होती है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होने की वजह से वो मैग्नेटिक फोर्स लगाता है और देन बिहेव लाइक अ मैग्नेट। एक सोलेनॉइड जो होती है वो मैग्नेट की तरह कब काम करती है? जब हम उससे क्या पास करते हैं, करंट पास करते हैं। और करंट को पास करने की वजह से उसके आसपास क्या बनने लगती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनने लगती है, एंड देन इट बिहेव लाइक अ मैग्नेट। ठीक है, अब लास्ट क्या है कि सोलेनॉइड कब टेम्पररी मैग्नेट की तरह काम करता है, इंपॉर्टेंट है ये। मैग्नेट तो है ये, ठीक है, कि जैसे करंट को हमने पास करा तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनने लग गई, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनने की वजह से वो हमारा मैग्नेट बन गया। बट सोलेनॉइड आपकी वो टेम्पररी मैग्नेट है। अब टेम्पररी मैग्नेट की तरह कब काम करती है वो? तो सोलेनॉइड जो है इट बिहेव लाइक अ टेम्पररी मैग्नेट। वो टेम्पररी मैग्नेट की तरह काम करेगी कब? जब हम उसके अंदर क्या इंसर्ट कर देंगे, व्हेन वी इंसर्ट द सॉफ्ट आयरन। जब हम उसके अंदर किसको इंसर्ट कर देंगे, सॉफ्ट आयरन को इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, और सॉफ्ट आयरन को इंसर्ट करने की वजह से हमारी जो सोलेनॉइड होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, इस कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रोमैग्नेट। वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट में कन्वर्ट हो जाती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट हमारी एक टेम्पररी मैग्नेट है। टेम्पररी मैग्नेट क्यों है? क्योंकि जब करंट होगा, जब करंट पास होगा तो वो मैग्नेटाइज्ड हो जाएगी, इवन स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड हो जाएगी। ठीक है, जब करंट पास होगा तो वो क्या हो जाएगी, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाएगी। और जब करंट पास नहीं होगा, नो करंट, और जब हम करंट को पास नहीं करेंगे तो वो एकदम से क्या हो जाएगी, डीमैग्नेटाइज हो जाएगी। एकदम से उससे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो हट जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमेशा के लिए नहीं है। ठीक है, तो अगर हमने सोलेनॉइड के अंदर सॉफ्ट आयरन को इंसर्ट कर दिया तो एकदम से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ गई, और सॉफ्ट आयरन को हटा करंट को अगर हटा दिया तो वो एकदम से डीमैग्नेटाइज्ड हो गई। ठीक है, तो जब सोलेनॉइड के अंदर किसको इंसर्ट कर देते हैं, सॉफ्ट आयरन को इंसर्ट कर देते हैं, तो देन आर मैग्नेट, देन आर सोलेनॉइड बिहेव लाइक अ टेम्पररी मैग्नेट। ठीक है, तो बहुत स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाती है अगर करंट पास करते हैं, और एकदम से डीमैग्नेटाइज हो जाती है जब से हमारा करंट जीरो हो जाता है। इसलिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का कहाँ इस्तेमाल किया करते हैं, टू लिफ्ट द हैवी मशीन्स। ठीक है, बड़ी बड़ी मशीनों को उठाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। ठीक है, तो अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ के ध्यान से आंसर्स लिखने हैं, और जहां भी रिएक्शंस उसने बोला है तो रिएक्शन लिखेंगे, क्वेश्चन बोला तो क्वेश्चन, और जहां भी डायग्राम्स की जरूरत पड़ रही है वहां पे आपको डायग्राम्स को प्रॉपरली लेबल करके या फिर डायग्राम्स वगैरह बनाने की जरूरत पड़ रही है तो डायग्राम्स आपको बनाने हैं। ठीक है, तो होप्स यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी डिस्कस द मोर क्वेश्चंस ऑफ दिस साइंस। ठीक है, होप्स यू ऑल एंजॉय दिस। थैंक यू।